उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पे हम लेके आए एक और धमाकेदार सेशन। जी हाँ दोस्तों, सीएचओ एग्जाम स्पेशल सेशन जिसके अंदर हम बात करते हैं सीएचओ एग्जाम में आए हुए उन तमाम क्वेश्चंस की। हम बात करते हैं सीएचओ एग्जाम में आने वाले उन तमाम क्वेश्चंस की जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में रहते हैं इंपॉर्टेंट। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी लोगों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं एक शानदार सेशन की। और प्यारे दोस्तों, सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन लास्ट सीएचओ सेशन के लास्ट क्वेश्चन से होगा। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट सेशन के अंदर हमने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन उसके जवाब जो है वो इतने सारे आए थे और हर एक जवाब जो है वो अलग अलग तरीके का था। तो क्या क्वेश्चन था और क्या ऑप्शन थे? सबसे पहला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि अस्पताल में ड्यूटी प्रारंभ करने से पहले कितने समय के लिए हाथ को धोना चाहिए? 4 ऑप्शन थे, 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट और 10 मिनट। प्यारे दोस्तों, मैक्सिमम लोगों ने अलग अलग जवाब लिखे। कुछ लोगों का जवाब जो है वो 2 मिनट था, कुछ का जवाब 5 मिनट था। हाँ, 7 और 10 मिनट जवाब नहीं था, क्योंकि नॉर्मली जो है 7 और 10 मिनट का जवाब वहाँ पे जो है बनना थोड़ा पॉसिबल नहीं था। ऐसा सभी ने सोचा कि इतने टाइम तक अगर हैंड वॉश करेंगे तो अस्पताल में ड्यूटी कब करेंगे, दैट इज समथिंग लाइक दैट। तो याद रखें, ये बिल्कुल सही है कि 7 और 10 मिनट तो यहाँ पे नहीं होगा। अगर हमें हाथ धोने की बात करें, हाथ धोने की जिसको हैंड वॉशिंग के नाम से जानते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था हैंड वॉशिंग सबसे अच्छा तरीका है क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने का। हैंड वॉशिंग क्यों किया जाता है? टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन। प्यारे दोस्तों, ये जो हैंड वॉशिंग होती है, ये हैंड वॉशिंग 2 तरह की होती है। एक हैंड वॉशिंग जो होती है इसको हम मेडिकल हैंड वॉशिंग कहते हैं, मेडिकल, और दूसरा जो होता है उसको हम सर्जिकल हैंड वॉशिंग कहते हैं। हैंड वॉशिंग के 2 स्टेप होते हैं। एक हैंड वॉशिंग जो होती है वो मेडिकल हैंड वॉशिंग होती है और दूसरी हैंड वॉशिंग जो होती है उसको हम सर्जिकल हैंड वॉशिंग कहते हैं। ये जो हैंड वॉशिंग होती है मेडिकल और सर्जिकल, इनके समय अंतराल का फर्क होता है। जो मेडिकल हैंड वॉशिंग होती है उसका समय अंतराल जो होता है प्यारे दोस्तों, वो हमेशा होता है 40 to 60 सेकेंड, 40 to 60 सेकेंड, 40 से 60 सेकेंड की होती है। और जो सर्जिकल हैंड वॉशिंग होती है वो होती है 3 to 5 मिनट्स, 3 से 5 मिनट की। मेडिकल हैंड वॉशिंग जो होती है वो 30 to 60 सेकेंड के लिए होता है। सर्जिकल हैंड वॉशिंग जो होती है वो 3 से 5 मिनट तक की जाती है। प्यारे दोस्तों, ये जो मेडिकल हैंड वॉशिंग है जो 40 to 60 सेकेंड की रहती है, लगभग 1 मिनट की रहती है, और सर्जिकल हैंड वॉशिंग की हम बात करते हैं तो ये सॉप एंड वाटर से जब हम करते हैं, साबुन और पानी से, इसको क्या बोलते हैं? सॉप एंड वाटर, तब इस हैंड वॉशिंग को यूज़ किया जाता है। सॉप एंड वाटर जो हैंड वॉशिंग होता है, वाटर, इससे ये हैंड वॉशिंग करने पे ये टाइम इम्पोर्टेंट रहता है। इससे सॉप एंड वाटर से जब हम हैंड वॉशिंग करते हैं तो इसके अंदर फ्रिक्शन का मतलब होता है कि जब आप हाथ में साबुन मलते हैं तो दोनों हाथ के बीच का जो फ्रिक्शन है वो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। कि आपने कितने देर तक फ्रिक्शन किया वो डिपेंड करेगा कि हैंड कितने क्लीन होंगे। प्यारे दोस्तों, जब आप सॉप एंड वाटर की हैंड वॉशिंग करते हैं तो उसके 7 स्टेप होते हैं और उसके 5 कार्डिनल मूवमेंट होते हैं जब ये हैंड वॉशिंग करना होता है, जो WHO ने दिया है। ये 2 बातें है कि नहीं है? तो ये तो है टाइम ड्यूरेशन का बात। जब मैं ये बात करूं कि इसको कब कब करते हैं, तो इसके एक तो 7 स्टेप होते हैं, 7 स्टेप्स। जो सर्जिकल हैंड वॉशिंग होती है, मेडिकल हैंड वॉशिंग होती है, उसके 7 स्टेप होते हैं। इसको सुमन के नाम से हम जानते हैं। और इसके अंदर क्या किया जाता है कि सबसे पहले आप सरफेसेज को इस तरीके से एक दूसरे ऐसा करो, है ना, उसके बाद में उसको इंटरलॉक करो, है ना, उसको बैक टू बैक करो, रब करो, है ना, उसको उसके बाद में जो है आप पर्टिकुलर ये जो फिंगर्स को रब करते हैं, थंब को रब करते हैं, है ना, और उसके बाद में उसको इस तरीके से 7 स्टेप्स होते हैं। तो ये जो हैंड वॉशिंग है इसके 7 तो होते हैं स्टेप। एग्जाम में आपको यही पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा क्या करते हैं उसके बाद क्या करते हैं उसके बाद क्या करते हैं, ये नहीं पूछा जाएगा। 7 स्टेप होते हैं, एक तो ये पूछा जाएगा। और इसके अलावा आपको क्या पूछा जाएगा कि इसके 5 मूवमेंट होते हैं, तब ये करते हैं 5 मूवमेंट। मूवमेंट मतलब 5 ऐसे समय हैं जब आपको सॉप एंड वाटर वाली हैंड वॉशिंग करनी होती है, करनी ही होती है। बाकी कर तो कभी भी सकते हो, लेकिन WHO ने 5 जगह बताई, वहां तो करना ही करना है। बोले ये 5 जगह कौन सी है? 5 जगह कौन सी है? तो 5 जगह में उसने बताया 2 बिफोर और 3 आफ्टर, 2 बिफोर और 3 आफ्टर। अब ये 2 बिफोर कौन सा है? तो बिफोर टचिंग द पेशेंट, बिफोर टचिंग द पेशेंट, पेशेंट को टच करने से पहले, व्हेन यू वेंट
एंड ट्राई टू टच द पेशेंट, तो उसको टच करने से पहले इसको बोलते हैं बिफोर टचिंग द पेशेंट। दूसरा, बिफोर कैरिड आउट एनी प्रोसीजर, बिफोर कैरिड आउट एनी प्रोसीजर, मरीज के ऊपर कोई भी प्रोसीजर करने से पहले, मरीज को टच करने से पहले, मरीज के ऊपर कोई प्रोसीजर कैरिड आउट करने से पहले। 3 आफ्टर है, 3 आफ्टर कौन कौन से? आफ्टर टचिंग द पेशेंट, आफ्टर टचिंग द पेशेंट, पेशेंट को टच करने के बाद में, आफ्टर टचिंग पेशेंट्स सराउंडिंग, आफ्टर टचिंग पेशेंट्स सराउंडिंग, मरीज की जो सराउंडिंग है उसको टच करने के बाद में, और आफ्टर टचिंग द पेशेंट पहला, आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग दूसरा, और तीसरा आफ्टर कैरिड आउट या आफ्टर एक्सपोजर एनी बॉडी फ्लूइड ऑफ पेशेंट, पेशेंट के किसी भी बॉडी फ्लूइड से आप एक्सपोज हुए, पेशेंट के सराउंडिंग को आपने टच किया, पेशेंट को आपने टच किया, उसके बाद में आपको हैंड वॉशिंग करना होता है, ऐसा WHO ने बताया। तो 3 तो उसने आफ्टर टाइम बताए, 2 उसने बिफोर टाइम बताए। बिफोर टचिंग द पेशेंट, बिफोर कैरिड आउट एनी प्रोसीजर ऑन द पेशेंट, आफ्टर टचिंग द पेशेंट, आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग, और आफ्टर कैरिड आउट एनी प्रोसीजर, आफ्टर एक्सपोजर ऑफ एनी बॉडी फ्लूइड ऑफ द पेशेंट। नाउ ये तो हो गए हैंड वॉशिंग कब कब करते हैं। हैंड वॉशिंग जो है उसके करने का समय हमने बता दिया, मेडिकल 1 मिनट के लिए और सर्जिकल जो है वो 3 से 5 मिनट के लिए। हैंड वॉशिंग जब आप हैंड सैनिटाइजर यूज़ करते हैं, हैंड वॉशिंग नहीं करके, सॉप एंड वाटर यूज़ नहीं करके, आप अगर हैंड सैनिटाइजर यूज़ करते हैं तो दैट इज़ क्लोरहेक्सिडिन या जो भी आप काम में ले रहे हैं, तो आपको हैंड हाइजीन जो है उसको मेंटेन करने का ये समय कम हो जाता है। जैसे हैंड वॉशिंग कर रहे हैं तो 40 to 60, हैंड सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं तो 20 से 30 सेकेंड, है ना, यही सफिशिएंट है। जब वेन एवर यू यूज़ द सैनिटाइजर, है ना, वेन एवर यू यूज़ द सैनिटाइजर, तो क्या होगा, 20 से 30 सेकेंड जो है उसमें आप हैंड वॉशिंग कर सकते हो। तो ये सारे के सारे तरीके यहाँ पे हैं। अब आप बताओ कि 2 मिनट जवाब होगा या 5 मिनट। हमने आपके सामने ये रख दिया, 20 से 30 सेकेंड, 40 से 60 सेकेंड, 3 से 5 मिनट। आप ये बताओ कि अगर कोई आदमी, जिस हालांकि इसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है किससे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, पर हम बाय डिफॉल्ट अगर माने कि भाई ड्यूटी प्रारंभ करने से पहले कम से कम आपको हाथ धोने, तो कम से कम मिनिमम से मिनिमम कितना समय आप यूज करेंगे, तो आप क्या जवाब देना चाहेंगे? आवाज नहीं आ रही है तो अपने मोबाइल की आवाज बढ़ा ले रसगुल्ले, है ना। आवाज हमारी तो आ रही है तब सभी लोग सुन रहे हैं, अब आपको नहीं आ रही है तो सबको भी नहीं आती ना। अगर नहीं आती तो हमारी आवाज में दिक्कत ना है ना। आपके मोबाइल में उसको साइलेंट मोड पे होगा, है ना, उसको अनसाइलेंट करो। कभी कभी मोबाइल साइलेंट होता है, हम चलाते तो आवाज़ नहीं आती है, तो आपके मोबाइल का साइलेंट मोड ऑफ करो, उसका वॉल्यूम बढ़ाओ, मोबाइल को थोड़ा तिरछा करो, लाइक बटन को प्रेस करो। कोई ना कोई टोटका बाकी रह गया होगा। कुछ लोग क्या है, लाइक बटन को नहीं दबाते ना तो भी उनके साथ में अनहोनी होती है। इसलिए तो मैं कहता रहता हूँ पूर्ण मनोयोग के साथ में क्लास शुरू करें। क्लास शुरू करने से पहले लाइक बटन को प्रेस कर ले, अपने आप मन में शांति लाए, खुद को पूरे विश्वास में लाए, क्योंकि कुछ लोगों की आदत ही नहीं है। मतलब आई डोंट नो व्हाई, 1000 बार कहने के बावजूद भी ये बात समझ ही नहीं आती है कि लाइक बटन की इंपॉर्टेंस जिंदगी में है। हम सुबह सुबह भगवान की अगरबत्ती लगाते हैं ना, तो अगरबत्ती क्यों लगाते हैं भाई, जबकि भगवान को हमने नहीं देखा है। अगरबत्ती की इंपॉर्टेंस है वो क्या के काम नहीं करती है। अगरबत्ती जब आप लगाते हो भगवान की तो क्या के काम नहीं करती है, वो आपको एक अलग शक्ति होती है जो आपको सफल बनाती है। वो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि अगरबत्ती कोई आके थोड़ी कहेगी कि सुबह तुमने मेरे को लगाई थी, देख देख इधर देख, मैं तुझे सफल बना रही हूं। नहीं, कभी नहीं। ये सिर्फ विश्वास पैदा करती है आप में जीतने का, ये सिर्फ विश्वास देती है आपको जिंदगी में आगे बढ़ने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बिल्कुल अलग कंसेप्ट है लाइफ का, याद रखना। तो यहाँ पे 5 मिनट जो है वो जवाब नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि 5 मिनट कम से कम नहीं होता, ये तो ज्यादा से ज्यादा वाला समय है। इन समय में ज्यादा से ज्यादा वाला समय है 5 मिनट, तो ये तो सबसे सुपीरियर टाइम है कि नहीं है? तो सुपीरियर टाइम नहीं है, आपको क्या करना है, आपको कम से कम वाला चूज करना है। कम से कम वाला जो है वो 2 मिनट है, इसलिए जवाब ए था इसका। है, जितने भी लोगों ने बी आंसर लिखा है ये तो गलती की है। हाँ, तो इसका जवाब क्या था? ए था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन,
डॉक्टर द्वारा लिखे आदेश में एक नर्स को कौन सा आदेश पहले पूरा करना चाहिए? 4 आदेश है, 4 ऑर्डर्स है, कौन सा ऑर्डर पहले पूरा करना चाहिए? पहला आदेश क्या लिखा है? इंजेक्शन सेपोटेक्सिम 1 ग्राम IV BD। दूसरा क्या लिखा हुआ है? इंजेक्शन रेंटेक 1 ml IV TDS। तीसरा क्या लिखा हुआ है? टैबलेट पैरासिटामोल 500 मिलीग्राम TDS। चौथा क्या लिखा हुआ है? ऑक्सीजन इनहेलेशन। और पांचवा क्या लिखा हुआ है? अगरबत्ती लगाओ। कौन सा आदेश सबसे पहले पूरा करेंगे? जवाब लिखिएगा। 4 ऑप्शन है प्यारे दोस्तों। छोटा सवाल है, इंटरेस्टिंग सवाल है कि डॉक्टर द्वारा लिखे आदेश में आप सबसे पहले कौन सा आदेश फॉलो करेंगे? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सेपोटेक्सिम क्या है? सेपोटेक्सिम एक एंटीबायोटिक है। सेपोटेक्सिम क्या है? एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। और ये जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट है ये सिपोलोस्पोरिन ग्रुप का है। कौन से ग्रुप का है? सिपेलोस्पोरिन ग्रुप का होता है। सिपेलोस्पोरिन सेकंड जनरेशन का है। सिपेलोस्पोरिन की अलग अलग जनरेशन है। इसकी जनरेशन जो है वो सेकंड जनरेशन है। एक जनरेशन 1 होती है सेपुरोक्सिम वगैरह, एक जनरेशन 2 है सेप्ट्रेक्सोन, सेपिक्सिम, जनरेशन थर्ड। जनरेशन 2 में आता है सेपोडोक्सिम और जनरेशन 3 में आता है सिपोलोस्पोरिन, सिपोटेक्सिम, है ना। ये सभी जनरेशन 3 की ड्रग है। तो ये सिपोलोस्पोरिन ग्रुप की दवाई है सेपोटेक्सिम। रेंटेक जो है इसको हम बोलते हैं H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। प्यारे दोस्तों, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर जो दवाई होती है, ये दवाई जो होती है ये HCl के सिक्रीशन को कम करती है। क्या करती है? डिक्रीज HCl सिक्रीशन। तो इन दवाइयों को कहाँ यूज करते हैं? इन दवाइयों को यूज लिया जाता है फॉर द इन द केस ऑफ पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर। जब किसी मरीज को पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर हो तो उस केस के अंदर पेप्टिक और गैस्ट्रिक अल्सर में, पेप्टिक एंड गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर, उन अल्सर वाली कंडीशन के अंदर इनको यूज करते हैं H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। रेनिटिडिन, रेंटेक जो है इसमें दवाई आती है रेनिटिडिन। कौन सी दवाई आती है? रेनिटिडिन। इसके अंदर इसी कैटेगरी में दवाई आती है एक सिमेटिडिन। इसी कैटेगरी में एक दवाई आती है निजाटिडिन। इसी कैटेगरी में एक दवाई आती है फेमोटिडिन। याद करना, जितने भी टिडिन होते हैं वो सब H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है। रेंटेक उसी में से एक दवाई है जो इंजेक्टेबल फॉर्म के अंदर अवेलेबल है। तो एक दवाई तो सेपोटेक्सिम है जो कि आपका एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। याद रखना दोस्तों, फार्मेकोलॉजी बहुत अच्छे से अलग से सब्जेक्ट दिया हुआ है CHO के पेपर में, और फार्मेकोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे। इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, लेकिन एटलीस्ट दवाई की कैटेगरी तो आपको याद होनी चाहिए कि कौन सी कैटेगरी में कौन सी दवाई आती है। तो कैटेगरी आपको याद रखनी है। पहला कैटेगरी हमने बता दिया सेपोटेक्सिम, जो कि एक एंटीबायोटिक है। सिपोलोस्पोरिन एक बड़ा ग्रुप है, उसमें 4 जनरेशन होती है, जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, जनरेशन 4। और उसके अंदर जनरेशन 3 की एक दवाई होती है, वो कौन सी होती है? सिपोलोस्पोरिन ग्रुप की। रेंटेक दवाई H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है। जब भी आपके पेट में कोई अल्सर वाली बीमारी होती है जिससे मरीज को दर्द होता है, मरीज को जो है नोजिएटेड फीलिंग होती है, तो हम उसको ये दवाई देते हैं H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। और इस दवाई के अंदर जितने भी टिडिन होते हैं, चाहे वो रेनिटिडिन है, चाहे वो सिमेटिडिन है, निजाटिडिन है, फिमोटिडिन है, ये सब टिडिन इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। और ये पेप्टिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर के मरीज में दिया जाता है HCl के सिक्रेशन को कम करने के लिए। अगला जो है प्यारा दोस्तों, वो लिखा हुआ है पैरासिटामोल 500 मिलीग्राम 1 टैबलेट TDS। पैरासिटामोल दवाई जो होती है वो एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक ड्रग है। ये जो पैरासिटामोल है इसको हम किस कैटेगरी में पढ़ते हैं? इसको एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक्स क्या बोलते हैं? एंटीपायरेटिक्स। और क्या बोलते हैं? एनाल्जेसिक्स के नाम से जानते हैं। पैरासिटामोल बुखार को कम करने की और दर्दों को कम करने की दवाई की कैटेगरी में आती है। और इस दवाई का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो है वो लीवर के ऊपर होता है। प्यारे दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाएगा साइड इफेक्ट, तो ये लीवर टॉक्सिक होती है। पैरासिटामोल क्या होती है? ये हिपेटोटॉक्सिक होती है, लीवर को थोड़ा गड़बड़ करा सकती है। तो ये 3 तरह की दवाई तो हमने पढ़ ली, और ये तीनों दवाई इतनी अर्जेंट नहीं है किसी मरीज को लगाने की जितनी अर्जेंट होती है ऑक्सीजन। जी हाँ दोस्तों, जब भी किसी मरीज को ये 4 ऑर्डर लिखे हुए हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो दवाई है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इज ए ड्रग, ऑक्सीजन भी एक दवाई है, और इसको लगाना अर्जेंट इसलिए होता है क्योंकि ये सैचुरेशन को बढ़ाने का काम करती है।
जब भी किसी मरीज को सांस में दिक्कत होती है, जब भी किसी मरीज की बॉडी में हाइपोक्सी कंडीशन होती है, जब भी कोई मरीज साइनोसिस वाली कंडीशन में होता है, तो उसको रिवर्ट करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए सबसे अच्छी दवाई जो है वो कौन सी है? ऑक्सीजन है। तो जब भी इन 4 दवाइयों में से कौन सी दवाई पहले देंगे ये आपको पूछे, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन सबसे पहले दिया जाना चाहिए प्यारा दोस्तों। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए, बी और सी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। समझ में आ रही है कहानी? बहुत ही बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे दोस्तों, एक और जबरदस्त क्वेश्चन। मृत्यु के करीब रोगी में कौन सी शक्ति सबसे अंत में नष्ट होती है ना? जब कोई आदमी मृत्यु के करीब होता है तो उसके अंदर जो जो शक्तियां होती है वो नष्ट होती जाती है। जब हम पैदा हुए हैं तो हमारे पास में बहुत सारी शक्तियां आती जाती है, आती जाती है, आती जाती है। तो शक्तियां पैदा होते समय तो हमारे पास में आती है, लेकिन जब हम मृत्यु के करीब जाते हैं तो हमारे पास में शक्तियां जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। तो कौन कौन सी शक्तियां नष्ट हो जाती है? जवाब लिखिएगा। 4 ऑप्शन लिखे है। पहला लिखा है प्यारे दोस्तों, बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, सुनने की शक्ति। 4 शक्तियां यहाँ पे लिखी हुई है। Whenever you are near to death, जब आप मृत्यु के करीब होते हैं तो कौन सी शक्ति सबसे अंत में नष्ट होती है? हमारी जिंदगी में सबसे अच्छी बात क्या है? अभी देखो, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। सुनना बहुत जबरदस्त प्रोसेस है लाइफ का, है। सुनना जो होता है वो लाइफ का सबसे अल्टीमेट प्रोसेस है, हियरिंग जिसको हम बोलते हैं। जब हम हियरिंग की बात करते हैं, हियरिंग की, सुनने की बात करते हैं प्यारे दोस्तों, हियरिंग की, है ना, यहाँ पे अलग अलग लिखा हुआ देखो। बोलने की मतलब स्पीक, स्पीक वाली शक्ति। देखने की मतलब विजन, विजन वाली शक्ति। सूंघने की मतलब स्मेल, है कि नहीं है? और हियरिंग मतलब सुनने की। तो जब हम सुनने की बात करते हैं, हियरिंग की बात करते हैं, तो जिंदगी में सबसे पहला सेंस, अगर कोई आपसे पूछे कि फर्स्ट सेंस, पहला सेंस, पहली शक्ति कौन सी, तो पहला सेंस जो होता है वो सेंस आपको कौन सा होता है? हियरिंग का, सुनाई देने का। सबसे फर्स्ट सेंस जो कि डेवलप होता है वो कौन सा होता है? हियरिंग। और सबसे लास्ट डिसअपियर सेंस, सबसे लास्ट, या हम क्या कह सकते हैं, सबसे अंत में नष्ट, सबसे लास्ट में डिसअपियर, डिसअपियर होने वाला, सबसे लास्ट में डिसअपियर होने वाला सेंस है, होने वाला सेंस। कौन सा सेंस जो होता है वो सबसे लास्ट में डिसअपियर होता है? तो हियरिंग सबसे लास्ट में डिसअपियर होता है। हियरिंग सबसे पहले डेवलप होता है। एक मैच्योर हियरिंग जन्म से होती है बच्चे के अंदर। तो ये जो सुनने वाली शक्ति है ये जन्म से होती है और सबसे लास्ट में डिसअपियर होती है। याद रखना, बोलने की शक्ति, देखने की या सूंघने की शक्ति जन्म से नहीं होती है, याद रह जाएगा। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अच्छा, एक शक्ति जो मैच्योरिटी होती है जन्म से जिसकी, वो टेस्ट की भी होती है। हियरिंग के साथ में एक शक्ति जो जन्म से होती है वो टेस्ट की होती है। सबसे लेट कोई शक्ति मैच्योर होती है बच्चे में तो वो विजन होता है। विजन जो है वो लेट मैच्योर होता है, ध्यान रखना। विजन जो होता है, विजन, विजन बहुत लेट मैच्योर होता है, विजन बहुत लेट मैच्योर होता है। हियरिंग बहुत पहले मैच्योर होती है, जन्म से होती है। टेस्ट का सेंस जन्म से होता है। क्लियर है? तो ये कुछ शक्तियां हैं जो यहाँ पे देखने को मिलती है। करेक्ट आंसर डी बनेगा। ए, बी और सी तीनों ही गलत है, याद रह जाएगा। आसान है प्यारा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कपड़ों से शरीर में ताप के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? वेरी इजी क्वेश्चन। आराम से सवाल को पढ़े और जवाब देने की कोशिश करें। जी हाँ, लेट जो है वो विजन, बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली। विजन जो है वो लेट रहेगा। 4 ऑप्शन है, आपको जवाब देना है। कपड़ों से शरीर में अगर ताप का स्थानांतरण हो जाए तो उसको किस नाम से जानते हैं? कंडक्शन, रेडिएशन, एवापोरेशन या पता नहीं? प्यारे दोस्तों, जब मैं हीट के ट्रांसफर की बात करूं, क्योंकि छोटे बच्चे में ताप का स्थानांतरण होता है इसलिए वो हाइपोथर्मिया में जाता है, तो जब मैं हीट के ट्रांसफर की बात करूं तो याद रखना हीट के ट्रांसफर के अलग अलग मेथड है, जिसमें एक मेथड है रेडिएशन, रेडिएशन, एक मेथड है कन्वेक्शन, एक मेथड है एवापोरेशन,
और एक मेथड होता है कंडक्शन। ये चारों मेथड जो है वो हीट के ट्रांसफरिंग के मेथड है ना। इनको हीट के स्थानांतरण, स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर। तो किसी व्यक्ति में हीट ट्रांसफर, किसी व्यक्ति से हीट का ट्रांसफर जो होता है वो ट्रांसफर इन चार मेथड से हो सकता है। प्यारे दोस्तों, इसमें जो पहला मेथड है इसको हम नाम देते हैं रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड जो है वो रेडिएशन के ऊपर डिपेंड करता है। रेडिएशन मेथड किस पर डिपेंड करता है? रेडिएशन के ऊपर डिपेंड करता है। दैट रेडिएशन इंडिकेट जो आपका सराउंडिंग एनवायरनमेंट है। जैसे अभी बाहर का एनवायरनमेंट बिल्कुल ठंडा है तो क्या होता है? अभी बाहर का एनवायरनमेंट बिल्कुल ठंडा है तो क्या होता है? ठंडे एनवायरनमेंट में हमारा क्या होता है कि हमारी बॉडी से हीट का लॉस बाहर होता है, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है वो हमारी बॉडी की हीट को लेता है, क्योंकि वी हैव सम हीट और हमारी बॉडी की हीट को एनवायरनमेंट लेगा। तो हीट का ट्रांसफर जब एनवायरनमेंट में होता है, इनडायरेक्ट हीट का ट्रांसफर जो है जिसमें टच नहीं है, इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट जो हीट का ट्रांसफर होता है वो रेडिएशन मेथड कहलाता है। प्यारे दोस्तों, कन्वेक्शन मेथड जो होता है, कन्वेक्शन, इस कन्वेक्शन मेथड में क्या होता है कि जो हवा है, एयर, वो जब लगती है और आपकी बॉडी से हीट का लॉस होता है, उस मेथड को कन्वेक्शन मेथड कहते हैं। तो अगर हीट का लॉस जो है वो एयर से हो, हवा से, कि आपको ठंडी हवा लगे और आपको ठंड लगने लग जाए, तो ये हीट का लॉस हो रहा है आपकी बॉडी से एयर मेथड की वजह से। तीसरा, अगर एवापोरेशन मेथड है, इसमें आदमी जब गीला होता है, गीला, और उसकी बॉडी से हीट का लॉस होता है, इस मेथड को हम बोलते हैं एवापोरेशन मेथड। तो रेडिएशन मेथड इनडायरेक्ट कांटेक्ट से होता है एनवायरनमेंट, ठंडे एनवायरनमेंट में आप खड़े हो, ठंडी हवा आपको लग रही है, आप गीले हो, ये तीन मेथड हीट के लॉस के जो है वो इस तरीके से रहते हैं। अब मान लो मेरे को रेडिएशन मेथड से हीट का लॉस रोकना है तो मैं क्या करूंगा? पूरे एनवायरनमेंट को गर्म करूंगा, ठंडे एनवायरनमेंट से गर्म एनवायरनमेंट में जाऊंगा। ये तरीका क्या कहलाता है? ये तरीका कहलाता है रेडिएंट वार्मर। तो इसका इलाज तो क्या होता है? रेडिएंट वार्मर। क्या आप ऐसा वार्मर काम में ले हो जिससे आपका एनवायरनमेंट ही गर्म हो जाए? तो रेडिएशन मेथड से अब हीट को लॉस को रोकना है तो रेडिएंट वार्मर यूज करो और जिस एनवायरनमेंट में आप हो उस एनवायरनमेंट को गर्म कर दो। ये एक पहला तरीका होता है हीट को लॉस को रोकने का, रेडिएशन मेथड से। दूसरा प्यारे दोस्तों यहाँ पे लिखा है एयर मेथड। कन्वेक्शन जो है वो एयर मेथड है। ठंडी हवा लगने से हीट लॉस हो रहा था, ठंडी हवा लगना बंद कर दो, एसी बंद कर दो, जो आपका फैन है वो बंद कर दो, खिड़की दरवाजे बंद कर दो। ये ठंडी हवा जब लग रही है तब हीट का लॉस हो रहा है, तो इनको बंद किया तो हीट का लॉस रुक गया। अगला लिखा हुआ दोस्तों इवापोरेशन मेथड। गीलेपन से हीट का लॉस हो रहा है तो खुद को ड्राई कर दो। यहाँ पे क्या कर दो? खुद को क्या कर दो? ड्राई कर दो। जब आपने खुद को ड्राई कर दिया तो गीला होने से हीट का लॉस रुक गया। लेकिन सबसे अलग मेथड जो है वो कंडक्शन मेथड है। प्यारे दोस्तों, ये जो कंडक्शन मेथड है, इससे जब हीट का लॉस होता है तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट से हीट का लॉस होता है, डायरेक्ट टच से हीट का लॉस होता है। जब भी आप किसी कोल्ड सरफेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हो, किसी कोल्ड सरफेस के डायरेक्ट टच में आते हो, तो डायरेक्ट टच से जो हीट का लॉस आता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? कंडक्शन मेथड के नाम से जानते हैं। अब जब डायरेक्ट टच से जब हीट का लॉस होता है प्यारे दोस्तों, तो उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है कि आप किसी आदमी को डायरेक्ट टच में, गर्म कपड़े के टच में लाओ, ठंडी सरफेस को हटा दो वहां से, है ना। जब आप ठंडी सरफेस के टच में होगे तो हीट का लॉस होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कपड़ों से शरीर में ताप के स्थान, तो कपड़ों से शरीर में ताप स्थानांतरण डायरेक्ट कांटेक्ट से हो सकता है। मैंने एकदम गर्म कपड़ा पहना और मेरा हीट लॉस रुक गया, तो ये मेथड कंडक्शन ही होगा जिसमें मेरा सरफेस या मेरा क्लॉथ जो है वो गर्म है कि नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कंडक्शन मेथड रहेगा प्यारे दोस्तों। ए करेक्ट आंसर है, रेडिएशन इवापोरेशन नहीं होगा। और कुछ लोगों ने डी आंसर अगर किया गलती से जिंदगी में कि मेरे को पता नहीं है, तो ये मामला बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है, क्योंकि पता नहीं कभी जवाब नहीं होता है। कई लोग जो है वो गलती से क्या लिख देते हैं कि पता नहीं। अरे पता नहीं तो मत दो जवाब, लेकिन ये जवाब मत दो कि वो हीट का लॉस का तरीका कौन सा रहेगा, याद रह जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा? कंडक्शन मेथड। ए, बी, सी और डी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, सभी बातें बहुत अर्जेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, जो एग्जाम में पूछी जाती है। क्या आंसर होना चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी जवाब लिखे और सही जवाब लिखे। सवाल कह रहे हैं रेक्टल थर्मोमीटर के बल्ब का आकार होता है। रेक्टल थर्मोमीटर में बल्ब के आकार कैसा होता है?
थर्मोमीटर कहाँ यूज करते हैं प्यारे दोस्तों? थर्मोमीटर टेम्परेचर चेक करने के लिए यूज करते हैं। एटलीस्ट ये तो पता है ना, आसान है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर का यूज होता है टू असेस द बॉडी टेम्परेचर, है ना, बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट वाइटल है। एग्जाम में यहाँ से आपको सवाल बनेंगे। तो टेम्परेचर चेक करने का जो मीटर है उसको नाम दिया जाता है थर्मोमीटर। टेम्परेचर बॉडी में आप कहाँ कहाँ से चेक कर सकते हो? आप ओरल चेक कर सकते हो, आप टेम्परेचर को एनल चेक कर सकते हो, आप टेम्परेचर को एक्सिला से चेक कर सकते हो, है ना। टेम्परेचर कहाँ से चेक किया जाता है? ओरल एरिया से चेक करते हैं, एनल एरिया से, एक्सिलरी एरिया से, और आप टिम्पेनिक एरिया से भी टेम्परेचर चेक कर सकते हो, टिम्पेनिक साइट। मोस्टली टेम्परेचर चेक करने का मोस्ट कॉमन साइट जो है वो ओरल साइट होना चाहिए। टेम्परेचर को कहाँ से चेक करते हैं? ओरल एरिया से। लेकिन कई जगह पे ओरल एरिया से टेम्परेचर चेक करना पॉसिबल नहीं है। जब आप टेम्परेचर चेक करते हो तो ओरल एरिया से चेक करते हो। जब आप टेम्परेचर चेक करोगे बॉडी टेम्परेचर, तो नॉर्मल आएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर सेंटीग्रेड स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल दो होती है। सेंटीग्रेड में आता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में आता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है प्यारे दोस्तों। टेम्परेचर जो है इसको सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट किया जा सकता है। इनको अलग अलग कन्वर्ट किया जा सकता है। कन्वर्ट करने का तरीका क्या रहेगा? कन्वर्ट करने का तरीका रहता है प्यारे दोस्तों कि आप वहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करें। जैसे आपको फ़ारेनहाइट ये है 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आपको अगर सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेंटीग्रेड इंटू 1.8 प्लस 32, है ना। अगर ये फॉर्मूला आप लगाते हैं तो सेंटीग्रेड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ़ारेनहाइट में। जैसे 37 डिग्री सेंटीग्रेड था, इसको 1.8 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, है ना। ये जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड था इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1.8 से और उसमें 32 जोड़ दूं, फ़ारेनहाइट की रीडिंग आ जाएगी। आप आसान है, 15 नहीं 56 56 और 5 24 और 5 29, 7 और 3 6, 9 और 1 10 और 6, 3 2 5 और 1 6, 66.6 प्लस 32। तो प्यारे दोस्तों जब इसमें मैंने 32 ऐड किया तो 6, 8 और 9, तो ये आ गया 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जब मैं सेंटीग्रेड में कोई रीडिंग दी हुई है और उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो सेंटीग्रेड को 1.8 से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें 32 जोड़ दो, तो आपका टेम्परेचर किस में आ जाएगा? एक सवाल आएगा कि इसको फ़ारेनहाइट में बताओ, इसको सेंटीग्रेड में बताओ। टेम्परेचर का एक कॉमन सवाल है ये, तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे प्यारे दोस्तों? ये आसान सा तरीका है कि हमने 37 डिग्री सेंटीग्रेड को किस में कन्वर्ट कर दिया? 98.6 में। कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला क्या काम में लिया? जो भी आपकी सेंटीग्रेड की रीडिंग है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? उसको 1.8 से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें 32 ऐड कर दो। ये फॉर्मूला कहता है। इसका उल्टा ये है कि मान लो 98.6 आपको वहां पे दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे? इसको सेंटीग्रेड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कि आपको किसी ने बोला कि जो टेम्परेचर है वह है 98.6, या आपको बोला एक टेम्परेचर है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब 104 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करो। तो जब फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो 32 माइनस कर दो और उसमें भाग दे दो 1.8 का, है ना। जब फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है ना, तो सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए फ़ारेनहाइट में से 32 माइनस कर दो और 1.8 का भाग दे दो। कैसे सर? देखो आसान है। अगर ये फ़ारेनहाइट है 104, माइनस कर दो 32, भाग दे दो 1.8 का, तो कितना बचेगा भाई? 2 गया 30, 70 और 2 72, तो 72 अपॉन 1.8, पॉइंट हटा के 0 लगा दो, 720 अपॉन 18, है ना। 9 का 2 18, 8 बार 0 और 2 का 8 40, तो ये हो गया 40 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना हो गया? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब मेरे को एक फ़ारेनहाइट दिया हुआ 104 और उसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना था तो कितना आया? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ रहा है कैसे ज्ञात करते हैं? आसान है कि नहीं है? कर लोगे? अभी एग्जाम में आएगा तो कर लोगे, है ना। जैसे मैं अगर आपको कहूं कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करो तो कितना होगा दोस्तों? सभी लोग करके दिखाओ मेरे को।
आसान है। देखो अगर मैं बोलूं आपको कि एक मरीज का टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है, आप बताओ कि ये सेंटीग्रेड में कितना होगा। करो सभी लोग, याद करो कितना आता है, देखते हैं। सभी लोग याद करें। हाँ हाँ, ये नए फॉर्मूले भाई, भागीरथ प्रजापति, नए फॉर्मूले है सारे। तुम तो लिख डालो, रट डालो, इनको दिमाग में छाप डालो, किताबें मत देखो। ये किताब सुबह 6 बजे खोलते हैं हम, रोज 8 बजे तक खुली रहती है, शाम को 4 बजे भी खुलती है। किताब बहुत अच्छी है, आप इसको पूरे तरीके से सीखने की कोशिश करो, किताबों के फेर में मत पड़ो। ये काली नीली नीली हरी लाल साई वाली किताबें गड़बड़ कर देगी। आपको फोकस करना है इन किताबों पे जो आपके एग्जाम में काम आने वाली है कि नहीं है। तो जो भी फॉर्मूला है उनको लिख डालो। फॉर्मूले बदलते नहीं है, फॉर्मूलों को अंदर बदलाव किया जाता है। किताबें भी सही है, ये भी सही है, ये भी तरीके हैं एग्जाम में सवाल सही करने के, याद करो चाहे कोई भी, है कि नहीं है। तो सभी लोग जवाब लिखे, क्या आंसर होना चाहिए। 38 आ रहा है, किसी के 37 आ रहा है, किसी का तो 82 आ गया। ओ माय गॉड, 100 फ़ारेनहाइट में 82 सेंटीग्रेड हो गया, तो मामला बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ है प्यारे दोस्तों। 37.7 बिल्कुल ठीक है, पर इसको 38 नहीं करेंगे कि 37.7 आ रहा तो 38 कर दो, ये राउंड फिगर में नहीं होगा। ये तो जितना आ रहा है उतना ही होगा। ऐसा नहीं होता है कि भाई 99 आ रहा है तो 100 कर दो पूरा, ऐसे नहीं होता है। 99 टेम्परेचर है तो 99 है, 99.4 है तो वो 99.4 ही रहेगा। समझ में आ रहा है बात। हाँ, कुछ लोग कर नहीं रहे हैं, सिर्फ कट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, मामला इतना सा है उनका, है कि नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो इतनी कहानी क्लियर हो गई अभी। तो कैसे ज्ञात करते हैं ये आपको समझ में आ गया है ना। हाँ हाँ, चलिए, तो ये तो पूरी कहानी आपको समझ में आ गई है। हाँ, अरे नाम में क्या रखा है भाई सर, आपका नाम क्या है। अरे नाम में कुछ नहीं रखा है, समझ नहीं आया सर, ये इसलिए एग्जांपल दिया, एक और समझ लो। फ़ारेनहाइट में सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, तो फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 1.8, फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 1.8, क्लियर है। अब देखो आसान है, देखिएगा। फ़ारेनहाइट है 100, -32 अपॉन 1.8, 100 में से 32 घटा दो, 100 में से 32 घटा दो प्यारे दोस्तों, कितना बच जाएगा पीछे, 68। कितना बच जाएगा, 68 बच जाएगा, 68 अपॉन 1.8, पॉइंट हटा के लगा दो 0, 2 से काट दो 9 बार, और 2 से काट दो 3 4 और 0, 340/9, 340 में 9 का भाग देखो, 9 1 जा 9 3 जा 27, पीछे बच जाएगा 4 और 3 7, 0 है ना, 9 7 जा 63, 7 और 0, 9 7 जा 63, तो ये हो गया 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड प्यारे दोस्तों। ये आ गया 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर पाया जाने वाला टेम्परेचर का सूत्र। याद रह जाएगा, याद रह जाएगा। फोन से मत करो, कैलकुलेटर से मत करो, दिमाग से करो, दिमाग से। आदत जैसी बनाओगे, आदत जैसी बनाओगे वैसी आदत बन जाएगी। फोन यूज करोगे तो फोन जैसे बन जाओगे, है कि नहीं है। दिमाग यूज करो तो दिमाग, ये सवाल किस लिए दिया है, दिमाग के ढक्कन को खोलने के लिए। तो फोनों को यूज करना बंद करो और दिमाग के ढक्कन खोलना शुरू करो। ये तो था टेम्परेचर को कन्वर्ट करने का तरीका। प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे ध्यान रखना, ओरल टेम्परेचर मोस्ट कॉमन होता है, ये ओरल टेम्परेचर है ना। ओरल टेम्परेचर के बाद में कुछ मरीजों में ये नहीं ले सकते। कैसे कैसे, कुछ मरीजों में ये नहीं ले सकते। जैसे मान लो एक मरीज है और उस मरीज का टेम्परेचर जो है वो, जैसे मरीज है वो बच्चा है, मरीज है वो बूढ़ा है, अनकॉन्शियस है, ऐसे मरीजों के मुंह में आप ये नहीं डाल सकते, है कि नहीं है। ऐसे मरीजों के मुंह के अंदर आप ये थर्मोमीटर नहीं डाल सकते। तो ऐसे मरीजों का टेम्परेचर लेने का जो अच्छा साइट माना जाता है वो साइट होता है एक्जिला। तो अगर टेम्परेचर लेने का कॉमन साइट पूछे आपको बच्चों में, बूढ़ों में, तब हम एक्जिला वाला टेम्परेचर चेक करते हैं, क्योंकि ये साइट सेफ है, एक्जिला वाली जगह सेफ है चिल्ड्रन के अंदर और ओल्ड एज के अंदर। तो मोस्ट कॉमनली हम यहाँ पे प्रीफर करते हैं थर्मोमीटर को पुट करना एक्जिला में। पर होता क्या है कि एक्जिला में रीडिंग जो है वो 1 डिग्री कम आता है। एक्जिला में जो रीडिंग है वो क्या है, 1 डिग्री कम आता है। तो 1 डिग्री जब रीडिंग कम आता है तो हम 1 प्लस कर देते हैं, जो भी आता है। मान लो 37 आया
तो हम कहेंगे कि मरीज का जो टेम्परेचर है वो 38 है। आपको एक ऐड कर देना पड़ेगा। यहाँ पे रीडिंग एक कम आता है, लेकिन जगह सेफ है, बच्चों में, बूढ़ों में, सब में इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, अगर वहाँ पे आपका टेम्परेचर का सबसे रिलायबल मेथड माना जाए, है ना, सबसे रिलायबल, सबसे भरोसेमंद, सबसे बेस्ट, सबसे बेस्टेस्ट, सबसे खास, सबसे उचित, सबसे अच्छा, वो हमेशा एनल एरिया होगा। वहाँ पे टेम्परेचर बहुत सही और एक्यूरेसी के साथ में आता है, और इतना एक्यूरेट होता है कभी कभी कि एक माइनस करना पड़ता है, कुछ ज़्यादा ही आ जाता है, ऐसे है कि नहीं। तो अगर आप रेक्टल एरिया से टेम्परेचर लेते हो तो एक माइनस कर दो, अगर आप एक्जिला से ले रहे हो तो एक प्लस कर दो, अगर आप ओरल से ले रहे हो तो ना प्लस करो ना माइनस करो, सेम वहाँ पे रखना है। लेकिन एक्जिला में कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, सबसे बेस्ट तो है पर लेस प्रीफर करते हैं, क्योंकि प्राइवेसी एक बड़ा मुद्दा बन जाती है। कार्डियक मरीजों में एक्जिला टेम्परेचर नहीं ले सकते। एक्जिला टेम्परेचर जो है उसके अंदर क्या होता है कि एक तो वहाँ पे एक्यूरेसी नहीं होती है, खास बात तो ये है, सॉरी एक्यूरेसी होती है पर एक तो वहाँ पे क्या नहीं होता है, एक तो प्राइवेसी का इश्यू आता है, प्राइवेसी हनन हो जाती है, इसलिए नहीं लेता है। दूसरा, उस एरिया में मरीज जो कि कोई हार्ट के मरीज है ना, हार्ट पेशेंट है, या जो मरीज ब्लीडिंग की रिस्क पे है, ब्लीडिंग की क्या है रिस्क पे है, किसी को मान लो वहाँ पे पाइल्स हो रखा है, पाइल्स, हेमरोइड्स हो रखा है, हेमरोइड्स, है ना, ऐसे बहुत सारे इश्यूज है जिसकी वजह से आप ये टेम्परेचर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है, उसको वहाँ पे आप नहीं ले सकते, एक्सिलरी एरिया ही आपको प्रीफर करना पड़ेगा। तो रेक्टल टेम्परेचर के बहुत सारे इश्यूज है, इसलिए मोस्ट कॉमन हम यूज करते हैं एक्सिलरी एरिया, रेक्टल यूज ही नहीं करते हैं। और एक्सिलरी में थोड़ी रीडिंग कम आती है तो एक आध प्लस करते हैं। ओरल कभी कभी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, जैसे मरीज ने मान लो चाय कॉफी पी लिया है तो उसके तुरंत बाद में आप ओरल टेम्परेचर नहीं ले सकते, क्योंकि रीडिंग रिलायबल नहीं आएगी। मरीज ने कोई भी गर्म या ठंडा चीज़ पी लिया है और उसके बाद में आप ओरल टेम्परेचर लेंगे तो भी रीडिंग गड़बड़ आएगी। ऐसी कुछ खास बातें आपको टेम्परेचर के बारे में याद रखनी है एग्जाम में। यहाँ पे जो टेम्परेचर है उसका तो नहीं पूछ के आपको थर्मोमीटर को लेके क्वेश्चन पूछा कि अगर रेक्टल टेम्परेचर आप ले रहे हैं तो बल्ब का आकार कैसा होना चाहिए। रेक्टल टेम्परेचर का थर्मोमीटर थोड़ा अलग होता है बाकी थर्मोमीटर से। जो बाकी बल्ब होता है वो बल्ब थोड़ा ऐसे लंबा बल्ब होता है। थर्मोमीटर जब हम देखते हैं तो बाकी थर्मोमीटर जो होते हैं उनके बल्ब थोड़े कैसे होते हैं, ऐसे लॉन्ग होते हैं थोड़े आगे से। लेकिन रेक्टल टेम्परेचर जब आप लेते हैं तो उस थर्मोमीटर का जब आप बल्ब देखेंगे, रेक्टल टेम्परेचर वाले थर्मोमीटर का जब बल्ब देखेंगे तो ये ऐसे बल्ब होगा आगे से, मतलब ये बल्ब जो है वो छोटा और गोले के साथ में होता है, राउंड बल्ब होता है वहाँ पे। तो इस बल्ब में और इस बल्ब में फ़र्क है। ये बल्ब जो है वो बाकी टेम्परेचर वाले थर्मोमीटर और ये रेक्टल वाले के लिए है। तो यहाँ पे लिखा है ट्राइंगुलर नहीं, पॉइंटेड नहीं, स्क्वायर नहीं, ये होता है राउंड। आगे से बल्ब कैसा होता है, एकदम राउंड होता है, शॉर्ट बल्ब होता है, छोटा बल्ब होता है। बल्ब टेम्परेचर का आगे वाले हिस्से को बोलते हैं, लंबा हिस्सा जो है उसका स्टेम होता है, आगे वाला हिस्सा बल्ब होता है। कल भी मैंने बताया था कि जब आप टेम्परेचर लेते हैं तो थर्मोमीटर को क्लीन करने का तरीका क्या है। क्लीन करने का तरीका क्या है कि मान लो ये थर्मोमीटर है, अभी आपने यूज नहीं किया है, तो बिफोर यूज और आफ्टर यूज दो अलग अलग बातें होते हैं। जब आप ये यूज नहीं किया है तो ये तो है मोर कंटामिनेटेड मानते हैं, किसको, मोर कंटामिनेटेड मानते हैं आपके स्टेम को। और ये बल्ब जो है ये लेस कंटामिनेटेड है। तो जब तक आपने यूज नहीं किया है बिफोर यूज, तो ये तो मोर और लेस ये ऐसे होगा, तो लेस टू मोर। तो अगर मान लो यूज नहीं किया आपने तो बिफोर यूज तो हम क्या करते हैं, यूज करने से पहले बल्ब टू स्टेम जाएंगे, बल्ब टू स्टेम, लेस कंटामिनेट से मोर कंटामिनेटेड की ओर। तो यूज करने से पहले तो जाएंगे बल्ब टू स्टेम। क्यों, क्योंकि बल्ब जो है ये लेस कंटामिनेटेड है और स्टेम जो है वो मोर कंटामिनेटेड है। यूज करने से पहले हम हमेशा लेस टू मोर ही जाते हैं, लेस टू मोर ही जाते हैं, तो बल्ब टू स्टेम जाएंगे। लेकिन यूज करने के बाद में इसकी कहानी थोड़ी बदल जाएगी। जब हम यूज कर लेते हैं तो उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में ये जो थर्मोमीटर है इसके अंदर जो बल्ब है, बल्ब जो है वो आपका क्या हो जाएगा, मोर कंटामिनेटेड हो जाएगा। अब ये मोर कंटामिनेटेड है और ये जो है स्टेम जो है वो क्या हो गया, लेस कंटामिनेटेड हो गया। तो अब आपको लेस टू मोर आना पड़ेगा, मतलब आपको स्टेम से किधर आना पड़ेगा, बल्ब की तरफ आना पड़ेगा। तो आफ्टर यूज जो है
वो आप स्टेम टू बल्ब चलते हैं, स्टेम टू बल्ब, ना कि बल्ब टू स्टेम। यहां पे चलेंगे स्टेम टू बल्ब, जो है लेस टू मोर, स्टेम टू बल्ब। और बिफोर तो ये हो गया आफ्टर, आफ्टर यूज, यूज करने के बाद में क्लीन करने का तरीका। ये क्लीन टेक्निक होती है कि भाई थर्मोमीटर को कैसे क्लीन करते हैं, लेस टू मोर और मोर टू लेस। पहले ज्यादा कंटामिनेटेड कौन था, यूज करने से पहले ये स्टेम ज्यादा कंटामिनेटेड था, बल्ब जो है वो कंटामिनेटेड नहीं था, क्योंकि इसको हमने रख रखा था। तो अब इसको क्लीन करना है तो हम ऊपर जो है बल्ब से स्टेम की तरफ जाते हैं। क्लीन करने के लिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल काम में लिया जाता है, याद रखना। क्लीन करने के लिए क्या यूज करते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। प्रोपाइल ये तरीका है यूज करने का, ये भी पूछा हुआ सवाल है कि थर्मोमीटर को किससे क्लीन करते हैं। 70% वोलेटाइल अल्कोहल होता है, ये 70% वोलेटाइल अल्कोहल होता है, और इसको हम स्प्रिट के नाम से भी जानते हैं हॉस्पिटल के अंदर। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है उसको स्प्रिट भी बोला जाता है। 7% वोलेटाइल अल्कोहल होता है, और इसको यूज किधर से किधर करते हैं ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो लेस टू मोर, बल्ब टू स्टेम, स्टेम टू बल्ब, ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हो जाएगा दोस्तों, आसान है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 70%। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या कह रहा है सवाल और क्या होना चाहिए जवाब। तो ये सारी बातें तो हमने छोटी मोटी थर्मोमीटर से संबंधित बातें यहाँ पे पढ़ी। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, TPN। सभी लोग जवाब लिखेंगे, और याद रखें कि जो जवाब लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं उनको भी लिखना है, और अपने आप को कॉन्फिडेंट करना है। जिन्होंने अभी तक अगरबत्ती नहीं लगाई प्यारे दोस्तों, विश्वास की एक नींव है अगरबत्ती, तो ये आपके अंदर होगी तो आप में विश्वास पैदा होगा। एक बहुत बेहतरीन लाइन किसी ने लिखी है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना कभी नहीं अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसके चढ़ने और गिरने में एक आदमी ने काम किया, एक परिस्थिति ने काम किया, और वो थी मन का विश्वास। तो मन का विश्वास ही रगों में साहस भरेगा, और यही आपको सफलता का सूत्रधार बनेगा। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे बोला गया है जो TPN है, TPN टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, उसको और क्या कहते हैं। तो सबसे पहले TPN क्या होता है थोड़ा देखिएगा, कि वो आदमी जो मुंह से खाना नहीं खाता है, वो आदमी जिसको मुंह से खाना खिला भी नहीं सकते, वो आदमी जिसके लिए मुंह से खाना खाना पॉसिबल ही नहीं है, कोई ओरल सर्जरी हो गई है, आंत की पेट की सर्जरी हो गई है, इसोफेगस को काट के हटाया है। अब कैसे आदमी को मुंह से खाना पीना हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। आंत पूरी उसकी सर्जरी करके हमने काट फाट करके टाके लगा रखे, तो पेट में खाना भेजेंगे क्या, नहीं भेजेंगे। और जब मरीज खाना ही नहीं खाएगा तो जिंदा कैसे रहेगा। सर IV फ्लूइड दे देंगे, IV फ्लूइड कब तक देंगे, IV फ्लूइड में वो इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है न्यूट्रिएंट की, बच्चे मरीज अगर 10 दिन भी ना खाए तो उसके न्यूट्रिशन की पूर्ति हो जाएगी। तो जब भी मरीज को लॉन्ग लास्टिंग NPO रखना होता है, जब भी मरीज मुंह से नहीं खा सकता, जब भी मुंह से खिलाना मरीज के लिए हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, उस केस में हम खाने को नाड़ी में चढ़ाते हैं। याद रखना दोस्तों, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का मतलब ही हो गया कि नाड़ी से खाना देना, नाड़ी से खाना देना। नाड़ी से खाना देने का मतलब ये नहीं है कि आप रोटी और सब्जी लेंगे, मिक्सी में उसको पीस लेंगे, एक डब्बे में डालेंगे, मरीज के कैनुला लगाएंगे और कैनुला में खाना चढ़ा देंगे। क्या ये तरीका होता है नाड़ी में खाना देने का? मरीज मतलब क्या होता है कि आप नाड़ी को, खाने को, रोटी को, सब्जी को मिक्सी में पीस के नाड़ी में चढ़ा देंगे, क्या ये होता है? पर अगर ये नहीं है तो और क्या होता है बताइएगा, कैसे खाना खिलाएंगे? जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा हुआ है जो कई लोग चूज कर रहे हैं कि इंट्रावीनस फीड कराना। तो इंट्रावीनस फीड कराने का मतलब यह है कि रोटी को आपने मिक्सी में पीस लिया और उसको एक डब्बे में डाल के IV सेट से मरीज की नाड़ी में चढ़ा दिया कैनुला लगा के, क्या ये तरीका है? या जुगुलर वैन में कैनुला लगा के चढ़ा दिया, सेंट्रल वैन लगा के चढ़ा दिया, जो भी तरीका है। तो कैसे करेंगे आप, नाड़ी में खाना कैसे देंगे बताओ, बताओ दोस्तों, कैसे देते हैं नाड़ी में खाना? क्या आपने सुना है कभी इस बात को? जिन्होंने सुना है जवाब लिखें, जिन्होंने नहीं सुना है वो ध्यान से सुने। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब यहां नहीं लगा सकते। हाँ,
तो नाड़ी में खाना कैसे देंगे? हमने बोला इंट्रावीनस पेरेंटल न्यूट्रिशन का मतलब यह है नाड़ी में खाना देना। सेंट्रल वैन हो, कोई भी वैन हो, पर उसमें खाना देंगे कैसे? आईवी सेट से खाना चढ़ाएंगे क्या? बताओ बताओ बताओ, कैसे देते हैं? सेंट्रल वैन लाइन से। अरे ऐसे नहीं पूछ रहे हैं, सवाल ही नहीं समझ रहे हो हैं? सुनो पहले। हाँ देखो, होता क्या है, नाड़ी से खाने का मतलब क्या होता है कि मार्केट में एक बैग आता है, उसको टीपीएन बैग कहते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे ना ग्लूकोज की बोतल आती है, बुखार की पैरासिटामोल की बोतल आती है, वैसे एक बैग आता है बड़ा सा 3 लीटर का। एक बड़ा सा बैग आता है 3 लीटर का, और ये जो बैग होता है, इस बैग को हम नाम देते हैं टीपीएन बैग। टीपीएन बैग इसलिए बोलते हैं क्योंकि टीपीएन पेरेंटल न्यूट्रिशन वाला ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको बोलते हैं टीपीएन बैग। ये जो टीपीएन का बैग होता है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का बैग होता है, इसके अंदर क्या होता है, अलग अलग पॉकेट बने होते हैं। ऐसे एक पॉकेट बना हुआ है, ऐसे एक पॉकेट बना हुआ है, ऐसे एक पॉकेट बना हुआ है, ऐसे अलग अलग पॉकेट वहाँ पे खांचे बने हुए हैं। और इनके अंदर जैसे एक के अंदर जो है नॉर्मल आपका फ्लूइड है ना, एक में डेक्सट्रोज सॉल्यूशन है, डेक्सट्रोज, एक में आपका जो है अमीनो एसिड वाला सॉल्यूशन है, एक में आपका जो है वो आपका सॉल्यूशन है नॉर्मल सेलाइन वाला। मतलब इस तरीके से पॉकेट बने हुए हैं। हम जब ये बैग लगाते हैं तो इन सबको मिक्स कर देते हैं। ये लगभग 3 लीटर के आसपास का बैग होता है, और इसके अंदर क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो तो होती है डेक्सट्रोज फॉर्म में। हमारे खाने में क्या होती है, एक तो कार्बोहाइड्रेट है जो इस बैग में डेक्सट्रोज फॉर्म में होगी। इस बैग में जो प्रोटीन है, प्रोटीन, वो प्रोटीन एमिनो एसिड फॉर्म में होगी। कैसी फॉर्म में होगी? एमिनो एसिड फॉर्म के अंदर। और जो हमारे खाने में फैट होती है, फैट उसको इमल्सिफाइड कर रखा होगा ना, इमल्सिफाइड फैट वो होती है जो फैट वाटर सोल्यूबल बन जाती है। नॉर्मली घी या तेल को आप पानी में डालते हैं तो घी या तेल पानी में कभी घुलते नहीं है, क्योंकि वो हमेशा जो है फैटी सब्सटेंस होते हैं। तो फैट कभी भी पानी में घुलती नहीं है। अगर उसको पानी में घोलना है तो उसको इमल्सिफाई करना पड़ेगा। तो फैट की तो इमल्सिफिकेशन फॉर्म, प्रोटीन की अमीनो एसिड फॉर्म, ग्लूकोज की डेक्सट्रोज फॉर्म, ये इस फॉर्म के अंदर ये सारे सब्सटेंस इस बैग में होते हैं। सबको मिक्स कर दो और लटका के नाड़ी से चढ़ा दो। इसी को टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के नाम से जाना जाता है। इसमें जो व्हाइट आएगा इस बैग में, एक सब्सटेंस, एक पॉकेट जो होती है उसमें पूरा पूरा व्हाइट होता है। जो व्हाइट होता है वही फैट होती है, फैट की इमल्सिफाइड फॉर्म होती है कि जो व्हाइट वाला सब्सटेंस है। इसलिए जब आप मिक्स करेंगे तो ये पूरा का पूरा व्हाइट लगता है। ऐसे लगता है दूध मरीज को चढ़ा रहे हैं। अरे दूध तो भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है, वो भी अगरबत्ती लगा के, है कि नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो सभी लोग जो है वो अगरबत्ती लगा के दूध चढ़ाए, मतलब कहने का मतलब है कि ये इसको पढ़े, टीपीएन चढ़ाए। तो ये जो टीपीएन है ये एकदम व्हाइटिश कलर का होता है। एक बैग जब आपने स्टार्ट कर दिया तो इसको स्टार्ट जब करते हैं तो हमेशा मरीज जो है उसको इन्फ्यूजन से देते हैं। एक मशीन आती है इन्फ्यूजन की, फिक्स रेट से देना होता है। ये ग्लूकोज का बोतला नहीं है। तो आपने लगाया, मरीज को यहाँ टच कर दिया, और अगर आपने वहाँ पे सेट किया है विदाउट इन्फ्यूजन तो मरीज कभी चक्री घुमा देगा, और चक्री घुमा देगा तो ज़्यादा चला जाएगा, ज़्यादा चलेगा तो मरीज को हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। जब ये टीपीएन देते हैं तो इसमें ग्लूकोज हाइपर कंसंट्रेशन में है, तो मरीज को हाइपरग्लाइसीमिया होने की रिस्क है। इसलिए मशीन से धीरे धीरे सेट ऑफ तरीके से इसको दिया जाता है। टीपीएन जब भी देते हैं तो मरीज का शुगर बार बार चेक करते हैं, शुगर, क्योंकि उसको हाइपरग्लाइसीमिया होने की रिस्क रहती है विद टीपीएन। तो मरीज का बार बार क्या चेक करते रहो, शुगर। प्यारे दोस्तों, इसको जब नाड़ी से चढ़ाते हैं सारे न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इनको मिक्स करके नाड़ी से जब चढ़ा देते हैं, जिसको टीपीएन या टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन बोलते हैं, तो इसी का एक और नाम है हाइपर एलिमेंटेशन। मतलब टीपीएन को ही दूसरे नाम से, मतलब व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ टीपीएन कभी आपको पूछ ले तो जवाब है हाइपर एलिमेंटेशन। तो हाइपर एलिमेंटेशन जो है इसका दूसरा नाम है, अनदर नेम ऑफ टीपीएन। यहाँ ये हाइपर एलिमेंटेशन इज आल्सो नोन एज टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। क्लियर है? तो ये तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। दूसरा टोटल पेरेंटल एलिमेंटेशन, बिल्कुल ये भी सही है, चाहे हाइपर बोलो चाहे टोटल पेरेंटल एलिमेंटेशन बोलो। और एक यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंट्रावीनस तरीके से मरीज को खिला रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे इंट्रावीनस तरीके से मरीज को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं।
टीपीएन आप पेरिफ्री वाले कैनुला से भी दे सकते हो, सेंट्रल वाले कैनुला से भी दे सकते हो। टीपीएन के अंदर ग्लूकोज को रेगुलेट करने के लिए उसके अंदर ही इंसुलिन डाला जाता है। टीपीएन देने से कई मरीजों को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में पोटेशियम कम हो जाता है, तो उसके अंदर ही पोटेशियम डाला जाता है। जब मरीजों को टीपीएन दिया जाता है तो बार बार शुगर चेक करके इंसुलिन भी लगाई जाती है। इन सभी बातों को आप ध्यान रखना है। और ये जो नाम है ये इस टीपीएन के पर्यायवाची है। पर्यायवाची मतलब सेम सेम, सिनोनिम्स, हाइपर एलिमेंटेशन, टोटल पेरेंटल एलिमेंटेशन, इंट्रावीनस फीड, ये सभी आंसर रहेंगे। तो करेक्ट आंसर प्यारे दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। कौन सा हो जाएगा, उपरोक्त सभी। जो ऊपर दिए हुए हैं सारे के सारे टीपीएन के ही पार्ट है। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन ये होता है। समझ में आया आपको टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या होता है? और अगर आया है तो इस सेशन को तमाम गांव और ढाणी में बैठे हुए उस रसगुल्ले तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि आज एक नया आंकड़ा लगना चाहिए और आंकड़ा है 2K का। तो जितने भी हमारे 1700 रसगुल्ले हैं पूरा दमखम लगाएंगे, 300 नंबर बढ़ जाने चाहिए अभी तुरंत प्रभाव से। आपका नंबर हमारी एनर्जी है। तो देखते हैं कि अगले कितने क्वेश्चन से पहले पहले आप इस नंबर को 300 तक पहुंचा देते हो, है ना। सभी को अपना पूरा दमखम लगाना है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लेके जाते हैं। आपको जवाब देते रहने हैं और अपना दमखम लगाते रहना है। अधिक तापमान को कम करने के लिए लगाया जाने वाला एनीमा, बहुत बढ़िया जवाब है। जब किसी मरीज के बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो आपको वहां पे एनीमा लगाने की जरूरत होती है, टेम्परेचर को कम करने के लिए। एनीमा लगाने के बहुत सारे पर्पज है। किसी मरीज को कॉन्स्टिपेशन है, एनीमा लगा दो। किसी मरीज को जो है वहां पे जो है गैस बन रहा है, एनीमा लगा दो। मरीज को वहां पे इंटेस्टाइन के अंदर कोई इन्फेक्शन है, एनीमा फॉर्म में दवाई दे दो। तो एनीमा जो होता है ये पर रेक्टल फॉर्म में दवाई को देने का एक तरीका होता है। एनीमा क्या होता है, एनीमा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का एक तरीका होता है, जिसको किस रूट से दिया जाता है, पर रेक्टल रूट से दिया जाता है, पर रेक्टल। और ये जो एनीमा होता है, एनीमा जब हम किसी मरीज को लगाते हैं पर रेक्टल रूट से, तो उस एनीमा को देने के कुछ खास इंडिकेशंस होते हैं और कुछ देने का तरीका होता है। जैसे ये जब भी देते हैं तो पोजीशन जो होती है हमेशा लेफ्ट सिम्स लैटरल पोजीशन होनी चाहिए। लेफ्ट सिम्स लैटरल, सिम्स लैटरल पोजीशन, सिम्स लैटरल पोजीशन, है ना। मतलब लेफ्ट लैटरल पोजीशन बोल दो या सिम्स लैटरल पोजीशन बोल दो। ये एनीमा लगाने की मोस्ट कॉमन पोजीशन वहां पे यूज किया जाता है, ध्यान रखना। एनीमा जब हम लगाते हैं तो एनीमा जो है, एनीमा में जो सब्सटेंस या सॉल्यूशन काम में लेते हैं, एनीमा सॉल्यूशन वो हमेशा 45 डिग्री की हाइट पे लटकाना होता है ना। उसको हमेशा 45 डिग्री या 45 इंचेस जो है उसकी हाइट पे उसको पुट कर, 45 सेंटीमीटर की हाइट पे उसको पुट करना होता है। 45 सेंटीमीटर पे उसको क्या होना है, उस कैन को लटकाना होता है। और जो ट्यूबिंग है आगे उसको जेली लगा के और मरीज के रेक्टम के अंदर इंसर्ट किया जाता है। ये तरीका होता है एनीमा लगाने का। उसमें आप डायग्नोस्टिक एनीमा यूज कर सकते हैं, स्टिमुलेंट, क्लीनिंग या कोल्ड। पर हमारे मरीज को अधिक तापमान है तो अधिक तापमान में मरीज को ठंडा करना है, ठंडा करने का एनीमा होता है कोल्ड एनीमा। जब आपको किसी मरीज का रेक्टम वाले एरिया को क्लीन करना हो तब आप क्या यूज कर सकते हैं, क्लीनिंग एनीमा यूज कर सकते हैं। जब आपको किसी मरीज में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाना हो तब आप कौन सा एनीमा यूज करते हैं, स्टिमुलेंट एनीमा। और जब किसी मरीज में कोई डायग्नोसिस करना हो आंत की बीमारी को तब आप क्या यूज कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक एनीमा यूज कर सकते हैं। ये अलग अलग एनीमा के टाइप्स होते हैं प्यारे दोस्तों। अभी हम अगर मरीज को तापमान कम करना है तो हमारा प्राइम एनीमा कौन सा रहेगा, कोल्ड एनीमा, जो कि मरीज में टेम्परेचर को कम करने में मदद करते हैं। याद रह जाएगा, आसान है, क्लियर है, इजी है। एनीमा लगाने का पर्पज, एनीमा लगाने की पोजीशन और एनीमा लगाने का तरीका। अगला क्वेश्चन सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सोच के जवाब लिखिएगा। इसमें एनाफाइलेक्सिस की संभावना सबसे अधिक किसके साथ होती है, पैरासिटामोल, पेनिसिलिन, लैक्टुलोज और साल्बुटामोल।
बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे जब वर्ड हमने यूज किया ना एनाफाइलेक्सिस, इसका क्या मतलब है? सबसे पहले ये बताओ मेरे को, या कट कॉपी पेस्ट ही चल रहा है कि एक ने बी लिखा तो टिका देते हैं बी 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 बी, ऐसे जवाब नहीं देना होता है। समझ रहे हो बात को, है ना? कुछ और भी ऑप्शन है। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि इस एनाफाइलेक्सिस का मतलब क्या होता है। प्यारे दोस्तों, एनाफाइलेक्सिस का मतलब होता है एलर्जी। बोले ना एलर्जी हो गई, एलर्जी हो गई, है ना? तो एलर्जी क्या है? एलर्जी एक एलर्जिक रिएक्शन है, इसको बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। याद रखना, एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है वो अलग अलग टाइप की होती है। किसी भी मरीज को अगर एलर्जी हुई है, मरीज को हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हुई है, तो ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन या एलर्जी अलग अलग टाइप की होती है। अलग अलग टाइप कौन से? जैसे एक होती है टाइप 1, एक होती है टाइप 2, एक होती है टाइप 3, एक होती है टाइप 4। टाइप 4 ये 4 तरह की हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है, जिसमें इन 3 को तो हम बोलते हैं इमीडिएट, हाथों हाथ होती है इमीडिएट। और ये जो एक होती है इसको हम बोलते हैं डिलेड। क्या बोलते हैं? डिलेड। तो यहाँ पे देखिएगा 4 होती है, 3 होती है इमीडिएट, एक होती है डिलेड। एनाफाइलेक्सिस की संभावनाएं किसमें ज्यादा है, ये सवाल ने पूछा है। इमीडिएट और डिलेड 2 तरह की हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होती है। प्यारे दोस्तों, जैसे टाइप 1 है, तो टाइप 1 को हम क्या बोलते हैं? जो मतलब हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन टाइप 1 की है, वो कौन सी है एग्जैक्टली? क्या किसी को दवाई दी आपने और हाथों हाथ पूरी स्किन पे दाग पड़ोगे, ये एनाफाइलेटिक रिएक्शन है। तो जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है उसको एग्जैक्टली एनाफाइलेटिक रिएक्शन कहते हैं। एनाफाइलेक्सिस जो होती है, एनाफाइलेक्टिक फाइलेक्टिक, ये तो है टाइप 1। टाइप 2 जो होती है इसको हम बोलते हैं साइटोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक, या इसी को बोलते हैं हीमोलाइटिक। टाइप 3 जो होती है इसको हम बोलते हैं आर्थस रिएक्शन। क्या बोलते हैं? आर्थस रिएक्शन। और टाइप 4 जो होती है इसको हम बोलते हैं डिलेड। कैसी रिएक्शन? डिलेड रिएक्शन। एनाफाइलेक्सिस या एग्जैक्टली जो ड्रग से मधुमक्खी के काटने से शरीर में एकदम से दापड़ बन जाना, सांस लेने में दिक्कत होना, ये टाइप 1 वाली हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है। अगर किसी में हीमोलाइसिस हो रहा है, ब्लड चढ़ाया आपने और रिएक्शन होकर गया, ये हीमोलाइटिक रिएक्शन जो होती है वो टाइप 2 होती है। अगर किसी के अंदर आर्थस रिएक्शन है, जो ब्लड वेसल है उसके अंदर की दीवार में पूरी तरीके से सूजन आ गई है, ये टाइप 3 वाली रिएक्शन है, जिसको हम आर्थस रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और अगर किसी के अंदर डिलेड एनाफाइलेटिक रिएक्शन हो रही है ना, समय लेके हो रही है, तो इसको हम डिलेड वाला टाइप्स कहते हैं। तो 4 तरह की रिएक्शन होती है। जो मोस्ट कॉमन रिएक्शन है जो किसी दवाई से होती है उसको हम नाम देते हैं टाइप 1 वाली रिएक्शन। खून चढ़ाने से होती है वो टाइप 2 है। अगर किसी मरीज में वेसल में सूजन आने से होती है तो टाइप 3 है। और जो स्किन में टेस्ट करते हैं मोनटॉक्स टेस्ट या कोई दवाई डाल के, ये टाइप 4 वाली रिएक्शन होती है जो डिलेड होती है। इन सभी रिएक्शन के अंदर ध्यान रखना दोस्तों, सभी रिएक्शन में मतलब ये किसी से भी कोई भी रिएक्शन हो सकती है। हम तो सभी को बोलते हैं दवाई से रिएक्शन हो गया है, लेकिन रिएक्शन कौन सा हुआ ये इंपॉर्टेंट है, उसके अनुसार मैनेजमेंट भी होता है। पर अभी आपको ये ध्यान रखना है कि ये 4 तरह की होती है, जिसमें मरीज को एनाफाइलेटिक हुआ है जो दवाई से हुआ है, तो कौन सी दवाई से ज्यादा संभावना है? तो पैरासीटामोल, पेनिसिलिन, लैक्टुलोज, अगर साल्बुटामोल में बात करें तो नो डाउट किसी भी एंटीबायोटिक से ज्यादा होती है एनाफाइलेटिक रिएक्शन। उसमें भी वो एंटीबायोटिक जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, पेनिसिलिन, ये सबसे ज्यादा खतरनाक एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, जिसकी खोज जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। किसने किया है? अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये अलेक्जेंडर द ग्रेट तो नहीं था, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था। और इसने किया ना नहीं था, एक्सीडेंटली खोज हो गई थी, है ना। किसी फंगस से इसने पेनिसिलिन को देखा और ये खोज हमेशा एक्सीडेंटल मानी जाती है, लेकिन उनका नाम तो छप ही गया। और इन्होंने जो ये एंटीबायोटिक खोजा, इससे सबसे ज्यादा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है पेनिसिलिन से। पेनिसिलिन एक जो है नैरो स्पेक्ट्रम वाला एंटीबायोटिक है, और बहुत ज्यादा मरीज जो है इससे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कर गए। तो इस पेनिसिलिन को मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करके इसको अलग अलग इसके रूप बनाए गए। जब इन्होंने बताया तब इन्होंने पेनिसिलिन जी बताया, तो हमने इसको मॉडिफाई करके पेनिसिलिन वी बना दिया, एमोक्सिसिलिन बना दिया, एम्पिसिलिन बना दिया,
क्लॉक्सासिलिन बना दिया, ऑक्सासिलिन बना दिया, पाइपरासिलिन बना दिया, है ना, मेथिलिसिलिन, एजोलोसिलिन, जितने भी सिलिन है वो सारे हमने यहाँ पे तैयार किए, जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम और जो है जबरदस्त वाले विदाउट हाइपर रिएक्शन वाले हमने बना दिए। आजकल कॉमन पेनिसिलिन जो यूज किया जाता है उसको हम नाम देते हैं एमोक्सिसिलिन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में ज़्यादा यूज होता है। एमोक्सिसिलिन आपने नाम सुना होगा, पिप्रासिलिन आपने नाम सुना होगा, पिप्रासिलिन टेजोबैक्टम, तो पिप्रासिलिन ज़्यादा यूज होता है, एमोक्सिसिलिन ज़्यादा यूज होता है। ये लेटेस्ट वाले पेनिसिलिन माने जाते हैं, जिस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों करेक्ट आंसर बी है, ए, सी और डी तीनों ही गलत है। देखो पैरासिटामोल तो है दर्द उसके लिए, लैक्टुलोज जो होती है वो कॉन्स्टिपेशन में दिया जाता है। लैक्टुलोज जो होती है वो कब दिया जाता है, जब मरीज को कॉन्स्टिपेशन होता है, और ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा के मरीज में फिकल एपिसोड करवाती है या बॉल मूवमेंट करवाती है। प्यारे दोस्तों ये जो साल्बुटामोल है ये ब्रोंकोडायलेटर है। क्या है ये? ब्रोंकोडायलेटर है, अस्थमा की ड्रग ऑफ चॉइस है। जब भी किसी मरीज में ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो हम साल्बुटामोल से नेबुलाइज करते हैं उसको। साल्बुटामोल एक ब्रोंकोडायलेटर है और ये किसी मरीज को ब्रोंकोडायलेशन के रूप में दिया जाता है। लैक्टुलोज एक कॉन्स्टिपेशन के लिए देते हैं और पैरासिटामोल एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक है। लेकिन पेनिसिलिन जो है सबसे पहला डिस्कवर एंटीबायोटिक है, याद रह जाएगा। हाँ क्लियर है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों? बी, दैट इज योर पेनिसिलिन। और इससे एलर्जी होने की रिस्क मरीज में सबसे ज्यादा है। अगर आपको कोई पूछे कि कौन सी एंटीबायोटिक से एलर्जी होता है तो वो पेनिसिलिन है। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, जवाब लिखे और जवाब में थोड़ा कॉन्फिडेंस, थोड़ी ताकत, थोड़ी हिमाकत, थोड़ा खुद को मैच्योरिटी के साथ में शो करें। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ब्रोंकोडायलेटर मिमिक्री करता है सिंपैथेटिक का। जी हाँ, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार। क्लास 6 बजे होता है डेली भाई, सुबह 6 बजे। ये क्लास जो है वो रोज सुबह 6 बजे शुरू होता है 6 AM पे। बिल्कुल जुड़ना ना भूले। शाम को 4 बजे भी क्लास होता है, ध्यान रखना। शाम को 4 PM पे भी क्लास होता है, उससे भी जरूर जुड़े। सुबह 6 बजे, शाम को 4 बजे, अभी ये शेड्यूल चल रहा है। एक क्लास होता है सुबह 6 बजे, एक क्लास होता है शाम को 4 बजे वाली इस क्लास होती है 4 से शाम को 6 बजे तक, है ना। शाम वाली क्लास होती है शाम को 4 से शाम को 6। सुबह वाली क्लास होती है सुबह 6 से 7:45 तक, 7:45 बजे तक। ये सुबह वाली क्लास है, रेगुलर क्लास होती है और ये यूट्यूब पे लाइव क्लासेज रहती है और रोज होती है। CHO और नॉर्सेट स्पेशल क्लासेज है। तो सुबह वाली क्लास और शाम वाली क्लास को जरूर याद रखें। इसके अलावा आप जो है उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। CHO का बैच चल रहा है, नॉर्सेट का बैच चल रहा है। बैच के अंदर पूरी थ्योरी पढ़ाई जाती है, प्रिंटेड नोट्स मिलते हैं पूरे सिलेबस के पैटर्न पे। प्रिंटेड नोट्स, अलग अलग बुकलेट है सब्जेक्ट वाइज, सभी नोट्स के साथ में क्वेश्चन बुकलेट भी है, सारे क्वेश्चंस वाली बुकलेट भी मिलती है। मार्केट में कोई किताब खरीदने का जरूरत नहीं होता अगर उत्कर्ष के ऑफलाइन बैच के विद्यार्थी हैं आप तो। और उसके अलावा हैंड रिटन नोट्स लिखाए जाते हैं। हर वीकली टेस्ट होता है, हर संडे को टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है। आपका जो है टेस्ट देने के तरीके को सिखाने के लिए पूरे कोर्स को वीडियो सॉल्यूशन वहाँ पे करवाए जाते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। प्यारे दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कोलोस्टमी के इरिगेशन के लिए प्रयुक्त होने वाला, कोलोस्टमी का इरिगेशन किससे करते हैं, ये सवाल ने पूछा है। प्लेन वाटर से करेंगे क्या? नहीं। और सोपी वाटर से? बिल्कुल भी नहीं। अरे सर अगर इनसे करेंगे तो मरीज में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाता है। इसलिए हर सवाल का जवाब ऑल ऑफ दी अबव नहीं होता है। कुछ रसगुल्लों की आदत है ऑल ऑफ दी अबव को चूज करने की। ऑल ऑफ दी अबव हर सवाल का जवाब नहीं होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे पहला गलत हो गया कि आप प्लेन वाटर यूज करेंगे, दूसरा गलत हो गया कि आप सोपी वाटर यूज करेंगे, और तीसरा गलत हो गया कि उपरोक्त अपनी सभी साबुन का पानी यूज नहीं करना है, प्लेन वाटर यूज नहीं करना है। तो सर क्या यूज करें, क्या यूज करें? यूज कर सकते हो नॉर्मल सलाइन। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मल सलाइन 0.9%। क्यों? क्योंकि ये एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। और यहाँ पे डिक्रीज है, डिक्रीज हो जाएगी रिस्क ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने की रिस्क नहीं रहेगी। मरीज को फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस नहीं होगा अगर वहां पे आप सोपी वाटर यूज नहीं करके नॉर्मल सलाइन 0.9% यूज करते हो।
प्यारे दोस्तों, आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जिसकी कंसंट्रेशन हमारी बॉडी की कंसंट्रेशन के इक्वल होती है। तो जब भी आपको कहीं इरिगेशन करना हो, इरिगेशन क्या होता है कि जैसे ये कोलोस्टमी है, कोलोस्टमी क्या है, पहले तो ये देखो कि जिस मरीज को, ये मान लो जीआई सिस्टम है हमारा, ये हमारा जीआई सिस्टम है, और जिस मरीज को, ये हमारा जीआई सिस्टम है, और जीआई सिस्टम में क्या होता है कि अगर मरीज को आगे हाथ में कहीं रुकावट है, और नॉर्मली हम सब अपना स्टूल पास करते हैं पर रेक्टम, डिफिकेशन करते हैं रेक्टम के थ्रू, स्टूल को पास कर देते हैं, लेकिन कुछ मरीज ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो जिनके ऐसा स्टूल पास नहीं होता है ना, वो इस तरीके से स्टूल पास नहीं करते हैं, तो इनके यहाँ पे कोलन में एक ओपनिंग करते हैं हम, और एक स्टूल पास करने का एक रास्ता बनाते हैं, यहाँ पे अलग से मार्ग बना दिया हमने, जो मरीज के यहाँ पे मार्ग बनता है, और फिर मरीज का स्टूल यहीं से आएगा क्योंकि उसके आगे वाला रास्ता खराब हो गया। तो ये जो अलग से मार्ग बना देना, यहाँ पे इसको स्ट्रोमा कहते हैं, और ये जो प्रोसेस होता है इसको कोलोस्टमी कहते हैं। कोलोस्टमी वर्ड का मतलब होता है कि कोलन के ऊपर एक ओपनिंग बनाना और उस रास्ते से अब स्टूल को बाहर निकालना। हाँ, तो ये जो कोलन है उस पे ओपनिंग बना के रास्ते को बाहर निकाल देना, ये कोलोस्टमी कहलाता है। राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर की क्लास ही होती है, ये राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर की है, इसके ऊपर फोकस करो दोस्त, है कि नहीं है। तो कोलन पे आपने रास्ते बनाया, उस पे ओपनिंग का, और जो जितना भी यहाँ पे स्टूल या फिकल मैटर है वो यहीं से बाहर आता है, यहीं से बाहर आता है, यहीं से बाहर आता है, ये इस कोलन वाली जगह से बाहर आता है। अब क्या होता है कि कभी कभी ये आपने कोई पाइप बनाया है तो उसके रुकने की रिस्क रहती है, इसमें रुकावट हो जाती है। तो इस कोलोस्टमी में कभी कभी क्या हो जाती है, रुकावट होती है, तो उस रुकावट को क्लीन करने के लिए इसको इरिगेशन करते हैं। इरिगेशन मतलब आपने सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन यहाँ पे डाला, अंदर घोल बनाया, वापस बाहर निकाला, डालो घोलो निकालो, डालो घोलो निकालो, डाल क्या रहे हो नॉर्मल सलाइन, निकाल क्या रहे हो अंदर जमा हुआ सामान जो है उसकी सफाई करके बाहर निकाल रहे हैं। समझ रहे हो बात को। इस तरीके को बोलते हैं इरिगेशन। इरिगेशन जो है वो कोलोस्टमी का भी किया जाता है। इरिगेशन जो होता है वो और किसका करता है, यूरिनरी ब्लैडर का भी करते हैं, याद रखना। तो कोलोस्टमी का भी इरिगेशन करते हैं, कई मरीजों के ब्लैडर का भी इरिगेशन करते हैं। तो जो भी पाइप लगे होते हैं उस पाइप वाली जगह से एनएस डाल के और अंदर की चीजों को इरिगेट करना, ये तरीका इरिगेशन सॉल्यूशन का कहते हैं। और इसमें हमेशा जो यूज किया जाता है प्यारे दोस्तों, वो नॉर्मल सलाइन यूज किया जाता है। क्लियर है। तो क्लीन करने का ये तरीका है, इरिगेट करने का ये तरीका है, और इरिगेशन एक अच्छा तरीका है जाके अंदर कोई रुकावट ना हो। क्लियर हो गया। हाँ क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, रक्त में प्रयोग होने वाला एंटीकोएगुलेंट कौन सा है। वेरी इंटरेस्टिंग, जवाब लिखिएगा। हाँ, सीएचओ वालों को भी शाम की 4 बजे क्लास लेनी बहुत जरूरी है, मस्ट। सुबह 6 बजे वाली से भी ज्यादा जरूरी है 4 बजे वाली। बहुत सारी बातें हैं जो हम अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, तो सभी बच्चे सभी क्लासें ले जब भी क्लास होती है, क्योंकि क्लास में बात देखो, सुबह को हम तैयारी कराते हैं पूरी हिंदी में लगभग, शाम को तैयारी कराते हैं पूरी इंग्लिश में। पेपर पता नहीं कौन सी भाषा में आएगा, हम तो हर एक भाषा को तैयार करवा रहे हैं। यहाँ पे हम हिंदी में सब देखो, सभी बातें इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि तैयारी होगी जीत की। अब इसके लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाना पड़े हम सब लगाएंगे, पूरा जी तोड़ मेहनत करेंगे, मिल के करेंगे। दोस्तों एक हाथ से ताली नहीं बजती है, हमारा हाथ हमेशा खड़ा रहेगा, बस आपको जरूरत है इस ताल से ताल मिलाने की, तब कहानी बनेगी और इतिहास बदलेगा और उसमें नाम लिखा जाएगा सुनहरे अक्षरों में, आपका सुनहरे अक्षरों में, कि फलाने भाई साहब कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है ना, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी अगर आपको बनना है, बड़ा जबरदस्त है। मतलब वो जो स्कॉर्पियो के पीछे आप नाम लिखा के घूमेंगे ना, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी फलाना जो है जिला या फलाना सेंटर, कितना जबरदस्त है, प्राउडी फीलिंग देखो आप अपनी, है कि नहीं है। पर उसके लिए थोड़ा तो खुद को मेहनत से जोड़ना पड़ेगा, थोड़ा बिस्तर जल्दी छोड़ना सीखना पड़ेगा। कुछ रसगुल्ले अलार्म तो लगाते हैं कि सुबह 6 बजे क्लास में पक्का पढ़ूंगा, लेकिन उठता 7:30 बजे है, ये बात गड़बड़ है। 7 बजे नींद खुलती है, वो तेरी 6 बजे उठना था, 7 बज गई है, अब तो उठ ही नहीं पड़ेगा। ऐसे मत करे, अपने आप को थोड़ा सा झोंके, थोड़ा सा अपने आप को कॉन्फिडेंट करे चीजों से, मामला थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। रक्त में होने वाला एंटीकोएगुलेंट सिट्रेट फॉस्फेट डेक्स्ट्रोज, कार्बोनेट नहीं होता है दोस्तों, सिट्रेट होता है, पोटेशियम नहीं होता है, कार्बोनेट तो होता ही नहीं है, सिट्रेट होता है ना। दूसरा क्या होता है, फॉस्फेट होता है, और तीसरा क्या होता है,
तीसरा होता है डेक्सट्रोज। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो सिट्रेट है, फॉस्फेट है और डेक्सट्रोज है। क्लियर हो गया? हाँ, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए बनेगा। सिट्रेट है, फॉस्फेट है, डेक्सट्रोज है। हाँ भाई हाँ, मुझे पता है, नींद आ गई है, नींद आ जाती है, नींद ही तो आती है, प्रॉब्लम ही यही है। इसी को तो बोलते हैं कि थोड़ा हाँ 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 हाँ। चलो 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 बताएंगे, बहुत सारी बातें हैं, बातें करवा लो बस। तो सिट्रेट, फॉस्फेट और डेक्सट्रोज क्या है? ये एंटी कोएगुलेंट है, ब्लड को जमने से रोकते हैं। तो जैसे किसी मरीज ने ब्लड डोनेट किया, जैसे मैंने एक ब्लड डोनेट किया, तो एक बैग होगा, उस बैग में सिट्रेट, फॉस्फेट, डेक्सट्रोज होगा और उसके अंदर ये ब्लड डाल दिया जाएगा बैग में, और उस बैग में ब्लड डाल देते हैं तो बैग जो है वो थोड़ा वो जो सिट्रेट, फॉस्फेट, डेक्सट्रोज है वो मिक्स हो जाता है, एंटीकोएगुलेंट मिक्स हो जाता है ब्लड के साथ में, तो ब्लड को कोएगुलेट नहीं होने देता है, और जब वो कोएगुलेट नहीं होने देता है तो उसको हम स्टोर कर देते हैं। क्लियर हो गया? आसान है। चलिए, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए है। बी, सी और डी तीनों गलत स्टेटमेंट है। सर नींद बहुत आती है, क्या करें? कुछ भी मत करो, नींद ले लिया करो, है कि नहीं है? ले लो एक बार, अगले जन्म में कुछ करेंगे, इस जन्म में तो तुम थोड़ा सो लो, है कि नहीं है? अगला क्वेश्चन, रक्त देने से पहले किसका स्तर चेक करा लेना चाहिए? मेरे प्यारे दोस्त, भारत के युवा हो तुम, मत भूलो, भारत के युवा हो तुम, और युवा हो तो युवा की तरह दिखो, अपने आप को कॉन्फिडेंट करो। आप वो सब कर सकते हैं, लेकिन कब? जब आप अपने मन पे थोड़ी मजबूती लाएंगे। अरे नींद चैन को त्यागो तुम, मेहनत के डर से मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। नींद चैन को तो त्यागना पड़ेगा लाले, संघर्ष के मैदान में डट के खड़ा होने पड़ेगा, महाराणा प्रताप को तो याद करना ही पड़ेगा, और उसके बाद में सफलता तुम्हारा सूत्रधार बनेगी। इसलिए कहता हूं कि हमेशा खुद को फॉरवर्ड रखो, 2 स्टेप आगे का सोचो। और यहाँ पे रक्त में देने से पहले हीमोग्लोबिन का लेवल चेक करो, जो ऑप्शन में नहीं है। जब हीमोग्लोबिन ऑप्शन में नहीं है तो सोडियम चेक करने का कोई सेंस नहीं है। कुछ लोग सोडियम चेक कर रहे हैं, क्यों करेंगे भाई? किसी मरीज को ब्लड का स्तर है ना, इसमें रक्त देना है, तो उससे पहले सोडियम चेक करने का कोई सेंस नहीं है, क्लोराइड चेक करने का कोई सेंस नहीं है, नाइट्रोजन चेक करने का भी। अगर किसी मरीज का पोटेशियम ज्यादा है, अगर किसी मरीज को हाइपरकैलेमिया है, बताता है कि उस मरीज की बॉडी के अंदर किडनी फंक्शन नॉर्मल नहीं है, और जब किडनी फंक्शन नॉर्मल नहीं है तो आप वहां पे मरीज का ब्लड नहीं ले सकते। तो किसी भी मरीज का जब आप ब्लड लेते हैं तो उससे पहले आपको क्या देखना होता है? पोटेशियम। क्योंकि सभी लोग हीमोग्लोबिन को ढूंढ रहे थे, हीमोग्लोबिन आया ही नहीं, एब्सेंट है, सो रहा है। हीमोग्लोबिन क्या है? सो रहा है। उसने भी अलार्म लगाया था 5 बजे का, मन का मारा हुआ आदमी है, ऑप्शन में ही नहीं आया। तो जो मन से मारे होते हैं वो ऑप्शन में इनकी जगह नहीं है। ये मेरा पोटेशियम 4 बजे उठा था, स्नान वनान किया, अगरबत्ती लगा के पूरे शिद्दत के साथ में पेन पेपर लेके बैठा था, ऑप्शन में आया, जवाब भी बना। नंबर उसी का लगेगा जिसकी मेहनत में दम होगा। तो क्रॉनिक रीनल फेलियर के मरीज में पोटेशियम, नॉर्मल पोटेशियम का वैल्यू होता है दोस्तों 3.5 से 5.1 मिलीकुलेंट पर लीटर। ये नॉर्मल सीरम पोटेशियम का लेवल है। पोटेशियम जब नॉर्मल से कम होता है उसको हाइपोकैलीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोकैलीमिया का मतलब होता है पोटेशियम का लेवल कम होना, डिक्रीज होना सीरम पोटेशियम का लेवल, इसको हाइपोकैलीमिया कहते हैं। और प्यारे दोस्तों, हाइपरकैलीमिया का मतलब होता है ज्यादा हो जाना पोटेशियम। हाइपरकैलीमिया, हाइपर मतलब ज्यादा, तो सीरम पोटेशियम का लेवल जब इससे ज्यादा हो जाता है 5.1 से, वो कंडीशन हाइपरकैलीमिया कहलाती है। तो एक हाइपोकैलीमिया है, एक हाइपरकैलीमिया है। पोटेशियम का लेवल कम हो जाना और पोटेशियम का लेवल ज्यादा हो जाना। अगर एक व्यक्ति को रक्त देते समय हाथ में जकड़न और चेहरे पे ट्विचिंग है तो उसका क्या कारण है? एक मरीज जब रक्त दे रहा था तो रक्त देते समय उसको हाथ में जकड़न हो गया, हाथ में टूटी आ गई, चेहरे के अंदर स्पाज्म हो गया, तो हाथ में जकड़न, चेहरे के ऊपर ट्विचिंग हो गया। क्या हुआ प्यारे रसगुल्लो? बताओ उसको क्या हुआ? हाथ में हो गई जकड़न, चेहरे पे हो गई ट्विचिंग, क्या हो गया रसगुल्ले को? इनको 2 साइन कहते हैं प्यारे दोस्तों। कितने साइन? 2 साइन कहते हैं। समझ आ रही है कहानी? अरे मेरे कितने लगभग 1850 रसगुल्ले हैं। अभी मैंने बोला नया आंकड़ा लग जाना चाहिए, क्वेश्चन निकल चुके हैं 6 और आंकड़े में अभी भी 150 रसगुल्ले कम पड़ रहे हैं। तो जल्दी से ऐड करो क्योंकि आंकड़ा टारगेट है
हाँ, कितना टारगेट है दोस्तों? 2000 का टारगेट है। देखते हैं कितना जल्दी अगले कितने क्वेश्चन के अंदर 150 रसगुल्ले पार हो जाते हैं बचे हुए, है ना। तो 2000 का आंकड़ा लग जाना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला आपका आंकड़ा हमारी एनर्जी है, और बड़े से बड़ा मतलब टारगेट लेके चलेंगे हम। तो आज हमने टारगेट बनाया है 2000 का। तो देखते हैं कि ये आंकड़ा कितनी देर में पूरा होता है। हाइपोकैल्सीमिया, याद रखना दोस्तों, ये जो दो साइन की बात हो रही है यहाँ पे, जो हाथ में जकड़न, चेहरे पे ट्विचिंग है, ये दो साइन है। कौन सा साइन है? एक साइन को बोलते हैं वॉस्टेक साइन। क्या बोलते हैं? वॉस्टेक साइन। कौन सा साइन? वॉस्टेक साइन। और दूसरा क्या होता है? ट्रोसाउज साइन। वॉस्टेक साइन और दूसरा क्या होता है? ट्रोसाउज साइन। सर ये क्या होता है? वॉस्टेक साइन का मतलब होता है कि अगर कोई मरीज जिसके चेहरे पे हम टच करें, फेशियल मसल को स्टिमुलेट करें, तो यहाँ पे स्पाज्म होता है। तो फेस में स्पाज्म होना, किसके अंदर स्पाज्म होना? स्पाज्मोटिक फेस। अगर किसी मरीज में स्पाज्मोटिक फेस हो जाए, फेशियल मसल में स्पाज्म हो जाए, फेशियल मसल में ट्विचिंग हो जाए, तो इसको तो बोलते हैं वॉस्टेक साइन, पॉजिटिव वॉस्टेक साइन। और अगर किसी मरीज में कार्पोपेडल, जैसे आपने किसी मरीज में बीपी कप बांधा, और बीपी कप यहाँ पे बांधते ही उसके जो अंगुलियां हैं, उस अंगुलियों के अंदर ऐसे ट्विचिंग हो गई। क्या हो गई? ट्विचिंग हो गई। तो जब अंगुलियों में ट्विचिंग हो जाती है, तो इसको किस नाम से जानते हैं? इसको नाम से जानते हैं ट्रोसाउज साइन। तो यहाँ पे कार्पोपेडल स्पाज्म। कौन सा स्पाज्म? कार्पोपेडल स्पाज्म। अगर किसी मरीज को कार्पोपेडल स्पाज्म हो जाए, तो इसको पॉजिटिव ट्रोसाउज साइन बोलते हैं। तो अगर किसी मरीज में फेशियल मसल में स्पाज्म हो जाए, तो वॉस्टेक साइन। कार्पोपेडल स्पाज्म हो जाए तो ट्रोसाउज साइन। और दोनों ही साइन किसके हैं? हाइपोकैल्सीमिया के साइन है। किसके साइन है प्यारे दोस्तों? कैल्शियम का लेवल कितना होता है? 8.6 टू 10.5, 8.5 से लगभग 10.5 mg/dl, ये नॉर्मल सीरम कैल्शियम का लेवल होता है। और अगर प्यारे दोस्तों कैल्शियम का लेवल 8.6 से कम हो जाए, उसको हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। जिस भी मरीज को आप ब्लड देते हैं, ब्लड चढ़ाते हैं, उस मरीज में दो रिस्क होने की संभावनाएं रहती है। एक तो कैल्शियम के कम होने की संभावना है, और एक पोटेशियम के ज्यादा होने की संभावना है। जब आप मरीज को ब्लड देते हैं, तो ब्लड के दो इश्यू रहते हैं। कौन से दो इश्यू रहते हैं? एक इश्यू रहता है प्यारे दोस्तों हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, और दूसरा इश्यू रहता है हाइपरकैलीमिया, हाइपरकैलीमिया। ये दो बातें ध्यान रखना। ब्लड चढ़ाने से कैल्शियम के कम होने की रिस्क रहती है, और पोटेशियम के ज्यादा होने की रिस्क रहती है। कैल्शियम का कम होना हाइपोकैल्सीमिया हो गया, और पोटेशियम का ज्यादा होना हाइपरकैलीमिया वहां पे कहलाता है। याद रह जाएगा दोनों बातें। क्या इलाज रहेगा अगर मरीज में ऐसा कुछ हो रहा है? तो मतलब फेस में ट्विचिंग हो रही है, कार्पोपेडल स्पाज्म हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? कैल्शियम को रिप्लेस करेंगे प्यारे दोस्तों। कैल्शियम रिप्लेसमेंट किससे किया जाता है? इंट्रावीनस कैल्शियम। तो यहाँ पे मरीज को हम आईवी कैल्शियम देंगे, आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट नाम का इंजेक्शन देंगे। ये जो कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन है, जो हम इंट्रावीनस रूट से देते हैं, इसमें रूल ऑफ 10 काम में लेते हैं। रूल ऑफ 10, रूल ऑफ 10। ये रूल ऑफ 10 क्या होता है? इसमें हम 10 मिनट के लिए 10 ml 10 ग्राम परसेंटेज या 10 ml 10 मिनट में 10 ml 10 मिनट के लिए 10 ml कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है वो 10% वाला है ना, इसका वैल्यू जो है 10 ml देंगे टोटल, जो है 10 मिनट में देंगे इसको, और 10% वाला जो कैल्शियम ग्लूकोनेट है वो यूज करेंगे, और उसको मरीज को वहां पे आईवी देंगे। अब आईवी उसको कैसे देना है? स्लो देना है, धीरे देना है, मतलब पूरा 10 मिनट का समय लेना है। और 10 ml टोटल अमाउंट होता है उस इंजेक्शन में, 10 ml कैल्शियम आता है, और 10% वाला होता है ये, और इसको 10 मिनट में धीरे धीरे देना होता है, जिससे मरीज में जो हाइपोकैल्सीमिया के सिम्टम आ रहे हैं रिवर्ट हो जाएंगे। इसके अलावा आप ओरल कैल्शियम रिप्लेसमेंट भी कर सकते हो। तो कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन के अलावा कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सिट्रेट नाम की टैबलेट होती है, वो भी दे सकते हो। याद रह जाएगा, 10 सेंटीमीटर ग्लूकोनेट नहीं होता है, 10% होता है, 10 ml का आता है, 10 मिनट में देना होता है, स्लो आईवी। क्लियर है? बहुत बढ़िया, कल ही दिया था, बहुत अच्छे निखिल, वेरी गुड, है ना। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है कैल्शियम ग्लूकोनेट के बारे में, खास बातें। अगला क्वेश्चन, कैटगट सूचर के प्रकार कौन से होते हैं?
प्यारे दोस्तों कैटगट सूचर जो है उसके प्रकार क्या है। एक बहुत मजेदार बात है कि जब आप किसी चीज को देते हो, मतलब प्रैक्टिकली जब आप किसी चीज को देते हैं तो आपको कितना जबरदस्त याद रहता है। थ्योरी प्रैक्टिकल का एक और फायदा है कि व्हेनेवर यू डिड द थिंग इन प्रैक्टिकली, कि आप थ्योरी में पढ़ रहे हो और वो प्रैक्टिकल में हो रहा है, तो ये बहुत जबरदस्त तरीके की बात होती है कि जब आप चीजें प्रैक्टिकली करते हो तो आप और ज्यादा अच्छे से चीजों को कर पाते हो। पढ़ लो लालो पढ़ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई जो है ना वो किसी की गुलाम नहीं होती है, और आपके अंदर भरा हुआ पुदीना ही आपको जिंदगी में काम आने वाला है कि नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो कैटगट सूचर के कौन से प्रकार है? प्लेन एंड क्रॉनिक, क्रॉमिक कैटगट, थिक और थिन, हाई एंड लो एंड लॉन्ग एंड शॉर्ट, है ना। कौन कौन से टाइप होंगे कैटगट सूचर के? ये थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंट है, इनको आप और पढ़े बीच में, और है ना, इनको क्या पढ़े? और हाई और लो, इसको हम क्या बोलते हैं? हाई और लो, हाई और लो, लॉन्ग और शॉर्ट, थिक और थिन, प्लेन और क्रॉमिक। तो कैटगट सूचर के कौन से टाइप है? ये तो बड़ा सिंपल हो गया। आपने कभी कैटगट सूचर के नाम सुने हो तो कैटगट सूचर कभी भी लॉन्ग और शॉर्ट नहीं होते हैं, हाई और लो नहीं होते हैं, थिक और थिन नहीं होते हैं, लेकिन ये जरूर होते हैं कि कैटगट सूचर जो है प्लेन और क्रॉमिक होते हैं। प्लेन कैटगट, क्रॉमिक कैटगट, ये दो नाम आपने सुने होंगे। तो कैटगट सूचर के दो टाइप होते हैं। एक तो होता है कैटगट सूचर जो है वो प्लेन होता है, और एक कैटगट सूचर होता है क्रॉमिक कैटगट। क्लियर है? तो यहाँ पे बाकी तीन कोई टाइप होते ही नहीं है कि वो थिक, थिन, हाई, लो, ये तो ऐसे ही ऑप्शन ठोके गए हैं, है ना। ये दो तरीके के होते हैं, एक तो प्लेन कैटगट होता है और एक होता है क्रॉमिक कैटगट। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। कैटगट सूचर के टाइप यहाँ पे पूछे गए दोस्तों। अगला है ब्रूट, किससे संबंधित है? ब्रूट या बू कहते हैं इसको, ब्रूट। और ये किससे संबंधित है? मस्तिष्क से, हार्ट से, धमनी से, फेफड़े से। ब्रूट किससे संबंधित है? हाँ, कैटगट इज ए नेचुरल एब्जॉर्बर सूचर। ब्रूट किससे संबंधित है? जवाब 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 लिखे दोस्तों। ब्रूट किससे संबंधित है? पहला लिखा हुआ है मस्तिष्क से, हार्ट से, अच्छा कुछ लोगों ने इसका जवाब ए लिखा है, ब्रेन। उनको ब्रूट और ब्रेन एक ही लग रहा है कि ब्रूट मतलब ब्रेन। ब्रूट क्या है पहले तो ये बताओ। हाँ, ब्रूट एक ऑस्कल्टेटिंग साउंड है ना। एक होता है ब्रूट और एक होता है थ्रिल, है ना। तो ब्रूट जो होता है, दो साउंड होते हैं, एक साउंड तो होता है ब्रूट, एक साउंड होता है थ्रिल। ब्रूट एक ऑस्कल्टेटिंग साउंड है, इसको तो ऑस्कल्टेट किया जाता है, ऑस्कल्टेट, है ना। और थ्रिल जो है इसको किया जाता है पाल्पेट। तो जो पाल्पेट वाला साउंड है वो तो है थ्रिल, जो ऑस्कल्टेटिंग वाला साउंड है वह है ब्रूट। जैसे आपने स्टेथोस्कोप काम में लिया, और ज़्यादातर इनको यूज, ये जो साउंड होते हैं वो फिस्टुला के साउंड होते हैं। फिस्टुला क्या होता है? जब किसी मरीज में डायलिसिस करना होता है तो उसमें एक फिस्टुला बनाते हैं। जो भी मरीज हीमोडायलिसिस के होते हैं, कौन से मरीज? हीमोडायलिसिस वाले मरीज, उन हीमोडायलिसिस वाले मरीजों में एक बनाया जाता है दोस्तों फिस्टुला। ये फिस्टुला क्या होता है कि आर्टरी और वैन जो होती है, आर्टरी और वैन दोनों को आपस में हम जॉइंट कर देते हैं, उसको फिस्टुला बोलते हैं। तो जब आप आर्टरी और वैन को आपस में जॉइंट कर देते हैं, आर्टरी और वैन इनको आपस में आप क्या कर देते हैं? जॉइंट कर देते हैं, तो क्या बन जाता है? फिस्टुला। और जब हम फिस्टुला बनाते हैं, उस फिस्टुला को यूज करके हीमोडायलिसिस करते हैं, जिसमें एक हीमोडायलिसिस मशीन होती है। मरीज का सारा ब्लड मशीन में जाता है, मशीन उस ब्लड को फिल्टर करती है, वेस्ट प्रोडक्ट को सेपरेट करती है, वापस ब्लड मरीज को बॉडी को दे दिया जाता है। इस तरीके को हम हीमोडायलिसिस कहते हैं, उसमें फिस्टुला बनाते हैं। प्यारे दोस्तों, ये जो फिस्टुला है ये आप लेफ्ट या राइट हैंड कहीं पे भी बना सकते हो। फिस्टुला क्यों बनाते हैं? क्योंकि मरीज का किडनी तो काम नहीं कर रहा है, उसके सारे खून को मशीन में भेजना है, तो फिस्टुला से खून मशीन में भेजते हैं, और मशीन से खून फिल्टर होके वापस मरीज की बॉडी में भेजते हैं, और मशीन उस खून में से जितने भी आपके वेस्ट प्रोडक्ट है उनको अलग कर देती है। ये हीमोडायलिसिस कहलाता है। ये उन मरीजों में इलाज किया जाता है जिन मरीज की किडनी खराब है। जो सीकेडी के मरीज है
क्रॉनिक किडनी डिजीज के मरीज है, किडनी फेलियर के मरीज होते हैं, उनमें किडनी में ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए डायलिसिस करते हैं। अब वो जो फिस्टुला बना है वो फिस्टुला पेटेंट है या नहीं है, फिस्टुला की पेटेंसी, पेटेंसी का मतलब क्या हो गया कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उस फिस्टुला की पेटेंसी को चेक करने के दो साउंड होते हैं, ब्रूइट और थ्रिल। ये दो साउंड है जिससे हम ये पता करते हैं कि फिस्टुला सही बना या नहीं बना, और सही बना हुआ है तो खुला है या नहीं है, पेटेंट है या नहीं है कि नहीं है। तो यहाँ पे पेटेंट जैसे होता है ना कि मान लो ये क्लास चल रही है, इस क्लास में हमारे लगभग 1900 के आसपास स्टूडेंट है। अब सारे बच्चे जो है वो जबरदस्त तरीके से सीख रहे कि नहीं सीख रहे, ये लाइक बटन बताता है कि वो कितने बच्चे जो है वो विश्वास के साथ में बैठे हुए। कितनों को ऐसा लगता है कि हाँ जो सर पढ़ा रहे हैं उससे हमारा पार पड़ जाएगा, जैसे होता है ना भगवान में एक विश्वास जताते हैं अगरबत्ती लगा के सुबह सुबह, ये ऐसे कुछ तरीके होते हैं साइन। तो फिस्टुला आपका पेटेंट है या नहीं है, उसका साइन क्या है कि आप वहां पे एक स्टेथोस्कोप ले और स्टेथोस्कोप को क्या करो उस फिस्टुला के ऊपर रखो, तो वहां पे आपको सयूं 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 ऐसे एक साउंड सुनाई देगा। ये ब्लड का रसिंग साउंड है। मतलब ब्रूइट क्या है, ब्रूइट एक साउंड है, थ्रिल एक साउंड है, और ये ब्रूइट क्या है, ये ब्लड का रसिंग साउंड है, रसिंग साउंड है। और ये रसिंग साउंड आपको स्टेथ में सुनाई देगा। नॉर्मली अगर यहाँ पे आप ये कान में स्टेथोस्कोप लगा के यहाँ पे हाथ पे रखोगे तो आपको कोई साउंड सुनाई नहीं देगा, लेकिन अगर वहां पे अगर फिस्टुला बना हुआ है तो आपको साउंड सुनाई देगा, सयूं सयूं सयूं। इसका मतलब ये ब्लड का रसिंग साउंड है। और अगर आप ये नहीं कर रहे हो, अगर आप ये नहीं कर रहे हो और आप अगर हाथ को लेके, अपने हाथ को लेके उस साइड के ऊपर रख दो, सिंपल, स्टेथोस्कोप है ही नहीं सर क्या करें बहुत महंगा है हमने खरीदा, बलने दो स्टेथोस्कोप को, साइड में रखो स्टेथोस्कोप को, आप अपने हाथ को उठाओ और हाथ को क्या कर दो, हाथ को वहां पे ऐसे टच कर दो, कहां पे, फिस्टुला वाली जगह पे। तो जैसे ही आप फिस्टुला वाली जगह पे अपने हाथ को टच करते हो तो वहां पे क्या आएगा, सेऊ सेऊ ऐसा आपको फील हो रहा है, इसको बोलते हैं थ्रिल। तो थ्रिल जो होता है इसको तो हमेशा किया जाता है पाल्पेट, ब्रूइट जो है उसको हमेशा किया जाता है ऑस्कल्टेट। लेकिन कर कहाँ रहे हो, यहाँ पे, यहाँ क्या है, आर्टरी और वेन है। तो आप क्या दोस्तों यहाँ पे ब्रेन में उसको चेक कर रहे हो, नहीं, हार्ट में चेक कर रहे हो, नहीं, फेफड़े में चेक कर रहे हो, नहीं, उसका संबंध न तो ब्रेन से है, ना हार्ट से है, ना फेफड़े से है, उसका संबंध तो ब्लड वेसल से है, उसका संबंध तो आर्टरी से है, उसका संबंध तो वेन से है, उसका संबंध तो धमनी से है, उसका संबंध तो वेस्कुलर सिस्टम से है। याद रह जाएगा, याद रह जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो क्या है दोस्तों, सी है, धमनी से उसको चेक करते हैं, आर्टरी से चेक करते हैं। क्लियर है, आसान है कि नहीं है, इजी है कि नहीं है, चेक किया ना आपने, बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा हॉस्पिटल में, किया करो। अगर आप किडनी यूनिट में हो, कहीं आप फिस्टुला विस्टुला देख लो तो रुको रुको भाई, मेरे को पहले ब्रूट और थ्रिल चेक करने दो, कर लिया करो, है ना। प्रैक्टिकली करोगे ना तो मामला बिल्कुल समझ में आने लग जाएगा कि क्या मतलब है इसका। ये देखो, हमने थोड़ी देर पहले टेम्परेचर लिया था और सवाल ने पूछ भी लिया कि सबसे विश्वसनीय तापमान कहां से लिया जाता है, रिलायबल मेथड ऑफ टेम्परेचर माय डियर फ्रेंड, मुंह से, खांक से, मलासे से, पेट से, ओरल, एक्जिला, रेक्टम और एब्डोमन, मुंह से या कांक से, कांक मतलब ये एक्जिला है ना, इसको कांक कहते हैं, है कि नहीं है। इसके अलावा मलासे और पेट कहां से लेंगे दोस्तों, बताओ बताओ जल्दी बताओ, कहां से लेंगे आप टेम्परेचर, टेम्परेचर टेकिंग साइट कौन सी रहेगी प्यारे दोस्तों, सभी लोग कमेंट करें, बड़ा आसान है। रिलायबल मेथड, रिलायबल मेथड कौन सा है, तो मोस्ट कॉमन मेथड होता है एक्जिला, नॉर्मल बताता है ओरल है, लेकिन सबसे रिलायबल जो है वो हमेशा रेक्टल है, मैंने पहले भी बताया। हालांकि इसमें प्राइवेसी चाहिए, हालांकि हार्ट वाले मरीजों में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ब्लीडिंग की रिस्क वाले मरीजों में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, उन मरीजों में इसको यूज नहीं कर सकते जो मरीज जो है पाइल्स के रहते हैं, उनमें नहीं यूज कर सकते। जिन मरीजों में ब्रेडिकार्डिया होने की रिस्क है, कार्डियक अरेस्ट होने की रिस्क है, उन मरीजों में नहीं काम में ले सकते। जो मरीज को डिसएरिथमिया आ जाए उन मरीजों में नहीं काम में ले सकते, जिनको हीमोफीलिया है, रोइल्स डिजीज है, लेकिन बाकी सभी मरीजों में इसको यूज कर सकते हैं। और ये टेम्परेचर चेक करने का सबसे रिलायबल मेथड माना जाता है प्यारे दोस्तों। अगला सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा, दोनों आंखें खोल के पढ़िएगा और फिर जवाब लिखिएगा क्या आंसर होना चाहिए। चिल्स एंड राइगर, प्यारे दोस्तों, चिल्स एंड राइगर, मलेरिया, मूत्र संक्रमण, यूरिनरी इंफेक्शन, लीवर एप्सिस और मम्स। जवाब लिखें अपना अपना, जवाब लिखे, सभी लोग अपना अपना लिखें। और इस बार
सीएचओ के एग्जाम में कौन सेलेक्ट होगा वो ये सवाल डिसाइड करेगा। ये सवाल डिसाइड करेगा सीएचओ के एग्जाम में कौन सेलेक्ट होगा। ये सवाल डिसाइड करेगा कि सीएचओ के एग्जाम में कौन सेलेक्ट होगा। फिर बता रहा हूं, ये सवाल डिसाइड करेगा कि सीएचओ के एग्जाम में कौन सेलेक्ट होगा। क्यों? किसको तैयारी की और बहुत जरूरत है, किसको ध्यान की जरूरत है, किसको ज्ञान की जरूरत है, किसको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है। मुकेश गोयल, एकमात्र सही जवाब आया अभी भी इस सवाल का, और वो है मुकेश गोयल। एकमात्र सही जवाब आया अभी तक इस सवाल का, और वो है मुकेश गोयल। अब सभी लोग ढूंढेंगे मुकेश गोयल का जवाब क्या था, वो हम टिका देते हैं, तो मामला नहीं बनेगा। ये भादु साहब ने बहुत गड़बड़ जवाब लिखा है भाई, ऐसे ना करें। सही जवाब लिखे सवाल का क्या आंसर होना चाहिए। सवाल है कि किस में ठंड लग के, कंपकंपी लग के बुखार नहीं आता है। प्यारे दोस्तों, नहीं आता है, ये पूछा है, और आप जवाब लिख रहे हो मलेरिया मलेरिया मलेरिया, जिसमें आता है। अब करोगे ओ नो, अरे ओ नो करने से कुछ नहीं होता है। जब एग्जाम में गोला कर देते हैं ना, वो हमारी सीट मिलेगी ना। जब काला हो गया तो काला हो गया, फिर पड़ोसी कहेगा तब आप उसको कोई मतलब नहीं है, वो गया, वो तो ठाकुर तो गियो, एक सवाल तो आपको गियो। अब उसमें आप कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते। यही तो है ओमार सीट का लफड़ा। ओमार सीट में आपने जब भी सवाल किया तो आपका सवाल डरते ही गलत हो जाएगा, और फिर आप अगर दिमाग भी लगाओगे तो दिमाग काम नहीं करेगा। सीएचओ के एग्जाम में यही तो लफड़े वाली बात है। इसलिए इस एग्जाम में आपको क्या करना होता है दोस्तों, कि आपको बहुत ध्यान देना होता है। ज्ञान की जरूरत कम है। कुछ लोग ज्ञान मारते रहते हैं, ये कर दो वो। हम कहते हैं ज्ञान की जरूरत कम है। ज्ञान तो हम दे देंगे आपको, ध्यान कहां से लाओगे? ज्ञान तो किताबों में है, ध्यान कहां से लाओगे? ध्यान करना पड़ेगा। सुबह 4 बजे उठ के 6 बजे तक ध्यान करना पड़ेगा, फिर 6 बजे ज्ञान की गंगा शुरू होती है। तो ध्यान तो खुद को करना पड़ेगा, मन को मजबूत बनाना पड़ेगा, बाकी चीजों से हटाना पड़ेगा, फालतू की चीजें छोड़नी पड़ेगी, सोशल मीडिया से हटना पड़ेगा, दिमाग को शांत करना पड़ेगा। ध्यान वही कर पाया जिसका दिमाग शांत है, फुदकता नहीं है। हमारा दिमाग तो टिकता ही नहीं है 5 मिनट। प्यारे दोस्तों, अगर आप 5 मिनट अपनी आंखें बंद करते हो और 5 मिनट में आपका दिमाग पूरी दुनिया घूम लेता है, तो आप समझ सकते हो कि आप कितना ध्यान कर पाते हो। है ही नहीं ध्यान हमारे पास में। 5 मिनट में हम पूरी दुनिया घूम लेते हैं, इतना ऐसा हमारा मन अशांत है। ध्यान देखो, आपको अगर प्रैक्टिकली ये बात समझनी है तो इस क्लास के खत्म होने के बाद में 5 मिनट आंखें बंद करके देखना आप, और देखना कि आप 5 मिनट जब आंखें बंद करते हो तो आपका दिमाग 5 मिनट आराम से पूरा सोच के अलार्म लगा के और आंखें बंद करके 5 मिनट लगातार बैठना, और आप नोट करना कि आप 5 मिनट में कितना घूमते हो। और अगर आप 5 मिनट में पूरा जग घूम लेते हो तो इसका मतलब समझ लो कि 5 मिनट बाद में आपके दिमाग में आता है कि जग घूमिया थारे जैसा कोई नहीं, ऐसा अगर दिमाग में आ जाता है, इसका मतलब रसगुल्ला पूरा जग घूम के आ गया, और 5 मिनट बाद में मुझे ही याद कर रहा है कि सर बात 1 लाख रुपए की कह दी सुबह सुबह, मेरा दिमाग पूरा जग घूम लेता है। ध्यान तो है ही नहीं, कहाँ कहाँ चला जाता है। दिमाग की मजबूती इसी से पता चलती कि आपका दिमाग कहाँ है। यहाँ पे प्यारे दोस्तों देखो कि कौन सा रोग में चिल्स और राइगर, कंपकंपी और अकड़न वाला बुखार नहीं आता है। कौन से रोग में नहीं आता है? सबसे ज्यादा ये जिस रोग में आता है उस रोग को मलेरिया कहते हैं। सबसे ज्यादा ये जिस रोग में आता है उसको मलेरिया बोलते हैं। मलेरिया में मच्छर को मलेरिया नहीं होता है, मच्छर से मलेरिया होता है। कभी आपने देखा कि हमारे मकान के कोने में एक मच्छर पड़ा हुआ है, बेरा ऐसा? मच्छर एक क्या है? बीमारी का वेक्टर है, वेक्टर बोर्न डिजीज है। वो बीमारी को कैरी करता है, वो बीमारी को लेके भागता है, किसको काटूं उसको बीमारी करूं। लेकिन उसको कभी कभी रसगुल्ले को कंपकंपी नहीं हुई, कंपकंपी तो हमें ही होती है। तो जब मलेरिया होता है तो हमें फीवर आता है, किसके साथ में? चिल्स और राइगर के साथ में। ये मलेरिया का पहला सिम्टम है। दूसरा प्यारे दोस्तों, यूरिनरी इन्फेक्शन। जी हाँ, जिसवी को यूरिनरी इन्फेक्शन होता है। अच्छा, मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट क्या है? फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। कौन सा है? फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो से क्या होता है? मलेरिया। और प्यारे दोस्तों, यूटीआई किससे होता है? यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन किससे होता है? बताओ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन किससे होता है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है ई कोलाई से।
ई कोलाई से इसीरिशिया कोलाई इज द मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट ऑफ यूटीआई। यूटीआई सबसे ज्यादा किस में होता है? फीमेल में। याद रखना, यूटीआई सबसे ज्यादा किसको होता है? फीमेल को। और पूछे क्यों? क्योंकि उनका यूरेथ्रा शॉर्ट होता है। फीमेल का जो यूरेथ्रा होता है, पेशाब का जो रास्ता होता है, यूरिन का जो मार्ग होता है, वो बहुत छोटा होता है। मेल में ये लगभग 16 सेंटीमीटर का होता है, फीमेल में सिर्फ 2 से 3 से 4 सेंटीमीटर का होता है। तो शॉर्ट यूरेथ्रा की वजह से यूटीआई फीमेल को ज्यादा होता है। ई कोलाई इसका पॉजिटिव एजेंट है। इसमें भी बुखार ठंड लग के ही आता है। तो राइगर के साथ में अगर बुखार आता है, चिल्स और राइगर के साथ में, तो ये यूटीआई का इंडिकेशन है। और चिल्स और राइगर के साथ में बुखार आता है फीमेल एनोफ्लिज मॉस्किटो को काटने से, उसको मलेरिया बोलते हैं प्यारे दोस्तों। तो मलेरिया में ये दो बातें, मलेरिया और इसके अंदर रहती है। अगला दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है लीवर एप्सिस। जी हाँ दोस्तों, लीवर के अंदर जब पस हो जाती है, लीवर के अंदर जब रस्सी भर जाती है, उसको लीवर एप्सिस कहते हैं। और जब लीवर एप्सिस होता है तब भी फीवर जो है वो चिल्स के साथ ही आता है। कई लोगों को लगता है लीवर एप्सिस जो है जवाब नहीं है, इसमें नहीं आता, उसमें भी आता है, उसमें भी ठंड लग के बुखार आता है। तो सवाल किसमें नहीं आता है ऐसे पूछा, तो तीनों में ही आता है दोस्तों। मम्स के अंदर ऐसा नहीं होता, ध्यान रखना। मम्स एक वायरल डिजीज है, इसमें फीवर आएगा, पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन होता है, पैरोटिडाइटिस होता है। लेकिन मम्स के मरीज को क्या नहीं होता है? मम्स के मरीज को फीवर के साथ में, राइगर के साथ में, चिल्स के साथ में बुखार नहीं आता है। तो जब हम मम्स की बात करते हैं तो पैरोटिडाइटिस जरूर होता है, यूनिलैटरल बाइलैटरल हो सकता है, पैरोमिक्सो वायरस से होता है। मम्स के कॉम्प्लिकेशंस के रूप में एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, याद रखना इस मम्स का एक कॉम्प्लिकेशन पूछते हैं एग्जाम में, और वो होता है एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, ये हो सकता है। लेकिन फीवर विद चिल्स नहीं आता है। एसेप्टिक मेनिंजाइटिस हो सकता है, ये मम्स का एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। अगर एडोलसेंट एज में पूछे, ये तो एक यंग बच्चों में, छोटे बच्चों में, नन्हे मुन्ने रसगुल्लों में, लेकिन एक एडोलसेंट के अंदर जिनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक बन चुके हैं मेल और फीमेल में, तो अगर एडोलसेंट में मम्स का कॉम्प्लिकेशन पूछे एडोलसेंट में, तो प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, एडोलसेंट में मम का कॉम्प्लिकेशन होता है फीमेल के अंदर तो ऊफराइटिस। ऊफराइटिस का मतलब होता है ओवरी का इन्फ्लामेशन। तो फीमेल में होगा ऊफराइटिस और मेल में होगा ऑर्काइटिस। ऑर्काइटिस का मतलब होता है कि जो टेस्टिस है उनका क्या हो जाना, इन्फ्लाम्ड। तो यंग बच्चों में तो होता है एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, और एडोलसेंट एज में होता है ऊफराइटिस और ऑर्काइटिस। ये मम्स के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं प्यारे दोस्तों। तो ये मम्स के कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन मम्स में ठंड के साथ में बुखार नहीं आएगा। सवाल ने यही पूछा था कि किसमें ठंड के साथ में बुखार नहीं आता है, तो इसका जवाब था मम्स के अंदर ठंड के साथ में बुखार नहीं आता है। ये एक इजी क्वेश्चन है ना, ये आपके फेरे में है, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। कुछ बातें होती है ना जो आपके फेरे में पड़ जाती है, कुछ बातें जो होती है वो हमारे साथ में होती है, और फिर दोनों में काफी घमासान चलता है कि नहीं? और यही मजा है जिंदगी का, संघर्ष ही जिंदगी है। हर किसी ने संघर्ष किया, उसने जिंदगी को जिया। जिसके लाइफ में संघर्ष नहीं है, बिना संघर्ष मुर्दे की पहचान होती है। मरे हुए आदमी को कोई संघर्ष नहीं है, आराम से लेटा हुआ है, कोई मतलब नहीं है नौकरी लगने का, कोई मतलब नहीं है सुबह उठ के पढ़ने का। लेकिन जब संघर्ष है तो मजा है, और मजे में अगर जिसने मजा लिया वो सफल हुआ प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन किसको कहते हैं? क्लासिक इन्फेक्शन नहीं, दूसरा है न्यूट्रिशियस इन्फेक्शन नहीं, तीसरा है नोजोकोमियल इन्फेक्शन नहीं, जनरल इन्फेक्शन नहीं। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का मतलब हो गया हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद में आपको इन्फेक्शन हुआ, इसको नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं, और ये आफ्टर 48 आवर्स होता है। हॉस्पिटल में भर्ती होने के 48 घंटे बाद में ये कॉमनली होता है। मोस्ट कॉमन जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है वो हमेशा यूटीआई होता है। नोजोकोमियल इन्फेक्शन कौन सा होता है मोस्ट कॉमन? तो जवाब है यूटीआई। और यूटीआई का पॉजिटिव एजेंट कौन सा होता है? ई कोलाई। तो हॉस्पिटल में भी ई कोलाई और यूटीआई, ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में मोस्ट कॉमन है। कोई भी मरीज हॉस्पिटल में भर्ती है और हम कहते हैं उसको इन्फेक्शन हो गया, तो कौन सा इन्फेक्शन हुआ? यूटीआई। और ये जो यूटीआई हुआ है इसका पॉजिटिव एजेंट भी ई कोलाई है। तो मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो है वो कौन सा है? यूटीआई, और उसका पॉजिटिव एजेंट भी क्या रहेगा? ई कोलाई। जनरल इन्फेक्शन, न्यूट्रोपेनिक या क्लासिक इन्फेक्शन इज नॉट द मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो दोस्तों सी बनेगा। इसको हम बोलते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन। क्या बोलते हैं? नोजोकोमियल इन्फेक्शन। तो मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो होता है वो माना जाता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन। क्लियर है ये कहानी? किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं है, आसान है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है,
यदि किसी भाग पर छूने से दर्द होता है तो इसको क्या कहते हैं? अगर कोई भाग है, बॉडी का कोई पार्ट है, वहां पे आप टच कर रहे हो और दर्द हो रहा है रसगुल्ले को, तो इसको क्या बोलते हैं? हाँ, कॉलिक, टॉनिक, क्रैम्प और टेंडर। ऑप्शन देखो आप, CHO एग्जाम के ऑप्शन देखो, कॉलिक, टॉनिक और इसके अलावा हमने बोला क्रैम्प और टेंडर। मोस्ट कॉमन जवाब 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 लिखे दोस्तों, मोस्ट कॉमन क्या रहेगा? कॉलिक, टॉनिक, क्रैम्प और टेंडर। आसान है कि नहीं है? याद रखो, याद रखो, हमने बोला क्या? हमने ये बोला कि यदि किसी भाग पे आप छू रहे हो, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मेरी बॉडी का कोई पार्ट है और उसको टच करते ही पेन होता है, छूने पे पेन होना, छूने पे पेन होना। कॉलिक जो होता है ना, वो तो आंत का दर्द होता है, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन का जो पेन होता है, इंटेस्टाइन का, और वो स्पाज्म, स्पाज्म में होता है, स्पाज्म। स्पाज्म का मतलब होता है कि ऐसे एकदम खिंचावट होता है, तेज दर्द होता है, रिलैक्स होता है, फिर एकदम खिंचावट होकर तेज दर्द होता है, इसको तो बोलते हैं कॉलिक। ये कॉलिक पेन है। टॉनिक जो होता है, टॉनिक, ये तो सिरप वगैरह जो देते हैं, जो भूख बढ़ाती है, जो आपको थोड़ी ताकत देती है, उसको टॉनिक कहते हैं। जब भी कोई ताकत बढ़ाने वाली दवाई हो उसको टॉनिक बोल देते हैं, वो बाकी कोई टॉनिक का सेंस नहीं है। और क्रैम्प जो होता है, क्रैम्प, ये क्रैम्प वही स्पाज्म और क्रैम्प, लेकिन स्पाज्म होते हैं इंटेस्टाइन में। कभी कभी इस इंटेस्टाइनल स्पाज्म के लिए भी क्रैम्प वर्ड यूज करते हैं, बाकी क्रैम्प ज्यादातर मसल में होते हैं। तो ये जो क्रैम्प वर्ड है, ये मसल से रिलेटेड है और इसके लिए कोई टच करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये ऑटो पेन होते हैं। लेकिन जब आप किसी जगह पे टच करते हो, टच करने से दर्द होता है, उसको टेंडरनेस कहते हैं, है ना। टेंडर का मतलब है सूजन, और स्वेलिंग का एक साइन है, और आप टच करेंगे, इन्फ्लामेशन का एक साइन है कि टच करते ही मरीज को दर्द हो रहा है, वो टेंडरनेस कहलाता है। तो टेंडरनेस इज ए साइन ऑफ इन्फ्लामेशन, है ना। इन्फ्लामेशन जो होता है ना, इन्फ्लामेशन, उसके 3-4 कार्डिनल साइन है। जैसे इन्फ्लामेशन के साइन में एक आता है रेडनेस, है ना, एक आता है टेंडर, एक आता है वार्म, एक आता है एडिमा। तो रेड, वार्म, एडिमा, टेंडरनेस और लॉस ऑफ फंक्शन, काम नहीं कर पाना, इसको बोलते हैं लॉस ऑफ फंक्शन। ये सब किसके साइन है? ये सब इन्फ्लामेशन के साइन है। तो रेड होना, पेन होना, टेंडर होना, एडिमा होना, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाना, ये सब इन्फ्लामेशन के साइन है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो डी बनेगा। टच करते ही पेन होना को क्या बोलते हैं? टेंडरनेस बोलते हैं प्यारे दोस्तों। क्या बोलते हैं? टेंडरनेस। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। वेन एवर वी टच द एनी पार्ट ऑफ बॉडी, इसको हम टेंडरनेस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, सवाल कह रहा है कि उल्टी जो होती है, उल्टी, है ना, सवाल क्या कह रहा है कि जो उल्टी होती है, उस उल्टी में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होने का क्या कारण है? पहला है आमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की हानि, आमाशय से सल्फ्यूरिक अम्ल की हानि, छोटी आंत से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की हानि, छोटी आंत से सल्फ्यूरिक अम्ल की हानि। सवाल को अच्छे से पढ़ना, चारों ऑप्शन को पढ़ना, और किसी मरीज को उल्टी होने पे उसको क्या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है, इसका जवाब वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में लिख देना प्यारे दोस्तों। आज का ये शानदार धुआंधार सेशन आपको कैसा लगा ये जरूर बताना। याद रखना, शाम को 4 बजे, शाम को 4 बजे दूसरा सेशन रहेगा, जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। शाम को 4 बजे अपना सेकंड सेशन रहेगा। इस सेशन को यहीं पे विराम देंगे। अपने आप को कॉन्फिडेंट करते रहिए, अपने आप को मजबूती से जोड़े रखिए इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म से जिसका नाम है उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज। और एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन कि आप सभी लोगों के लिए CHO एग्जाम बैच ऑफलाइन चल रहा है उत्कर्ष में, आप उसको ज्वाइन करके खुद को और इस एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हो। नॉर्थ सेट की तैयारी कर रहे हो तो नॉर्थ सेट का बैच भी शुरू हो चुका है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के सेशन को यहीं पे विराम देंगे। सेशन कैसा लगा तमाम हमारे 1950 रसगुल्लों को कमेंट करना है, और अपना कमेंट खुद को करना है सबको। और याद रहे, कमेंट जरूर करना है, पड़ोसी के भरोसे नहीं रहना है, सबको अपना जवाब लिखना है और एक अच्छा जवाब लिखना है। मैं भी देखता हूं कि आप कितना जवाब लिखने के काबिल है। आज के सेशन को यहीं पे विराम देंगे। एक बेहतरीन लाइन किसी ने बोली कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूरी रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता और हम पैदा हुए हैं जीतने के लिए। संकल्प सिर्फ एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो फिर मिलते हैं दोबारा एक नए सेशन के साथ में, और संकल्प सिर्फ एक है कि इस बार सफलता से कम कुछ भी मंजूर नहीं। तो शाम को ठीक 4 बजे एक और नए सेशन के साथ में करेंगे आगाज।
और कल सुबह ठीक 6 बजे CHO स्पेशल सेशन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।